सेकेंडरी ग्रोथ हो गया, कंप्लीट हो गया, कंप्लीटेड हो गया वो तो। वहां से शुरू किया था मैंने। अब वो रीडिफरेंशिएशन वो भी कंप्लीट हो गया। अब बचा सिर्फ ये है कि एनाटॉमी बची है बस, और सिंपल परमानेंट टिश्यूज बचे हैं। नुकसान हो गया, बहुत बड़ा नुकसान। सेकेंडरी ग्रोथ बाकी नहीं, ब्रीफ नहीं, क्रैश कोर्स है। किन किन का बोर्ड का एग्जाम था? 5th को भी है, तो बताना चाहिए था, मेरे को बता देते एटलीस्ट। पता ही नहीं चलेगा तो मैं कहाँ से करूंगा, मैं बताओ, कुछ इन्फॉर्मेशन भी तो होनी चाहिए ना। तो चलिए शुरू करते हैं। बड़ा ही बेसिक सा वो है कि जो टिश्यू होते हैं, कौन कौन से हैं? एक तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, यस और नो, और कौन कौन से हैं? परमानेंट टिश्यूज। परमानेंट भी कितने टाइप के होते हैं? सिंपल और कॉम्प्लेक्स। ठीक है, अगर हम बात करते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, वो खुद कितने टाइप के होते हैं? एपिकल, इंटरकैलरी और लेटरल। एपिकल हो गया, ठीक है, फिर उसके बाद आते हैं एंड लेटरल। ठीक है, अगर हम बात करते हैं सिंपल की, तो पीसीएस, ठीक है, पैरेनकाइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेनकाइमा। समझ में आया? फिर उसके बाद क्या आ जाता है? कॉम्प्लेक्स में आ जाते हैं कौन से? जाइलम एंड, ये बेस्ड ऑन द फंक्शन है, ये बेस्ड ऑन द फंक्शन, बेस्ड ऑन ओरिजिन नहीं है। बेस्ड ऑन ओरिजिन के हिसाब से प्राइमरी टिश्यू, सेकेंडरी टिश्यू एक डिफरेंट चीज आ जाती है। ठीक है, कि प्राइमरी मेरिस्टेम से बने हैं या सेकेंडरी मेरिस्टेम से बने हैं। ठीक है, ये बेस्ड ऑन फंक्शन है। एपिकल मेरिस्टेम यहां पे कितने टाइप के हो सकते हैं हमारे? 2 टाइप के होते हैं, कौन कौन से हैं? ठीक है, राम एंड श्याम। शूट एपिकल मेरिस्टेम एंड रूट एपिकल मेरिस्टेम। फिर इंटरकैलेटेड, इंटरकैलेटेड का मतलब होता है टिश्यूज के बीच में, 2 परमानेंट टिश्यू के बीच में क्या बोलते हैं, एक डिस्क की तरफ प्रेजेंट होते हैं, तो उनको हम क्या बोलते हैं? इंटरकैलरी। कई बार क्वेश्चन आता है कि इंटरकैलरी सेकेंडरी ग्रोथ करता है या लेटरल करता है, तो सेकेंडरी ग्रोथ कौन करता है? सेकेंडरी ग्रोथ लेटरल ही करता है। इंटरकैलरी भी ग्रोथ यानी कि वो लेंथ ही बढ़ाता है। क्या बढ़ाता है? लेंथ ही बढ़ाता है। सेकेंडरी ग्रोथ नहीं करता, नहीं नहीं, कभी नहीं करता, कभी नहीं करता। उसकी भी जो, वो भी लेंथ बढ़ाने में हेल्प करता है। अप एंड डाउन क्या बोलते हैं, वहां लेंथ बढ़ा सकता है उसकी, साइड ग्रोथ नहीं बढ़ा सकता। तो मैंने एग्जांपल दिया था कि जो प्राइमरी ग्रोथ होती है वो उसमें क्या होती है? लेंथ होती है। सेकेंडरी ग्रोथ सब में होती नहीं है। अगर होती है सेकेंडरी ग्रोथ, तो या तो फ्यू एंजियोस्पर्म, फॉर एग्जांपल डाइकॉट, या फिर कोई जिम्नोस्पर्म में होती है। यही बताया था हमने। लेटरल ग्रोथ क्या करती है? जैसे क्या बोलते हैं, एक बंदे की ग्रोथ, जैसे कि आपकी ग्रोथ हो रही है, मैक्सिमम हाइट है 1-2 साल तक आपकी, क्या बोलते हैं, शायद अब तो 18-19 साल की एज होगी तो शायद ग्रोथ हार्मोन अब क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा, तो आपकी प्राइमरी ग्रोथ बंद है। बट आपकी सेकेंडरी ग्रोथ हो सकती है। कैसे? ज्यादा छोले भटूरे खा लिए, ठीक है, और टिक्की बर्गर, इसके ऊपर पूरा क्या बोलते हैं, जोर दे दिया, है ना, चटनियों के साथ 3-3 समोसे खाए जा रहे हैं, यस और नो, और काम करने के नाम से एक चम्मच तक उठा के क्या बोलते हैं, वॉश बेसिन में नहीं रख रहे, तो क्या लगता है फिर वो सेकेंडरी ग्रोथ होना शुरू हो जाती है। उसको हम लेटरल ग्रोथ बोलते हैं, साइड से ग्रोथ बोलते हैं।
कईयों की वो डोर्सल और वेंट्रल भी हो जाती है, थोड़ी थोड़ी मेरी भी हो रही है, बट मैं अब कंट्रोल करूंगा कि इंटरमिटेंट फास्टिंग की जाए, है ना। बहुत टेक्निक्स हैं, तो करेंगे, अप्लाई करेंगे। अपनी बायोकेमिस्ट्री अगर समझ में आती है तो बायोकेमिस्ट्री अप्लाई भी करेंगे। यस और नो। फैट बढ़ानी पड़ेगी मेरे को खाने के लिए, प्रोटीन बढ़ानी पड़ेगी, और कार्ब्स बिल्कुल जीरो करने पड़ेंगे तो बंदा ठीक हो जाता है। आप बोलोगे सर हाँ फैट बढ़ानी पड़ेगी, लगता है सर। फैट जो कम करता है बंदा, जो सोचता है कि 100% फैट कम कर दूंगा, तो स्टेरॉइडल हार्मोन्स जो होते हैं बॉडी में, वो कौन बनाएगा? विटामिन, जितने भी वाटर जो लिपिड सॉल्युबल जो विटामिन हैं, उसका फंक्शन नहीं रुक जाएगा क्या? ए, डी, ई और के, तो फिर तो हो गया काम। तो अगली बार 98.9% लेस फैट जरूरत नहीं है। शुगर 15 ग्राम पर 100 ml चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। किसी के पास छोटी सी वो है कोल्ड ड्रिंक की बोतल, या फिर फ्रूटी की, या फिर कोई अभी फिलहाल प्रेजेंट है आपके पास? एक मिनट दिखाएंगे। स्टिंग है, स्टिंग भी दिखा दो। स्टिंग है तो स्टिंग भी दिखा दो। एक मिनट, मेरे को यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे को अब रिकॉर्ड हो रहा है, क्या करूं? तो इसमें जो है, मैं सिर्फ चीनी की क्वांटिटी बता रहा हूं, इसके बाद आपकी डिसाइड है। पर 100 ml जो इसने चीनी बताई है 14.2 ग्राम। एक चम्मच में कितनी चीनी होती है? कितने ग्राम चीनी होती है मैं बता रहा हूं आपको, 2 से 3 ग्राम चीनी होती है, इतनी नहीं होती। उसने बोला 6 ग्राम, नहीं 6 ग्राम नहीं होती, 6 नहीं, 2 ग्राम होती है, ठीक है। तो 2 ग्राम चीनी है, तो 100 ml का कितना गिलास होता है? 100 ml तो देख सकते हो, बस इतने से 100 ml का बीकर देखा होगा कितना छोटा सा होता है, उसमें 7 चम्मच चीनी मिला दो, उसको घोल दो और वो पी लो। ये तो एक नॉर्मल उसकी बात है, जिसकी भी बात कर रहे थे, जो वो बाइट करने वाली एक वो रेड कलर की ड्रिंक्स, कोल्ड ड्रिंक होती है, कौन सी होती? हाँ ओके, शायद, हाँ आई डोंट नो, ठीक है। तो उसमें कैफीन भी होती है। कैफीन आपकी बॉडी में जाएगी, जो लिवर के अंदर जो ग्लाइकोजन प्रेजेंट है उसको कन्वर्ट कर देगी ग्लूकोज के अंदर, तो आपकी ग्लाइकोजन रिलीज कर देगा पूरी बॉडी में ग्लूकोज, तो आपको एनर्जी फील होगी। प्लस में 12 से 13 ग्राम चीनी तो होती है पर 100 ml, और वो बोतल होती है वो 250 ml की होती है, तो 30 ग्राम चीनी, यानी कि ये मान 15 चम्मच चीनी खा लिया आपने, प्लस में जो कैफीन गई है वो 15 चम्मच और निकाल देगी चीनी, कहां से? ग्लाइकोजन से। 60 जो ग्राम, यानी कि 30 चम्मच चीनी का क्या बोलते हैं डायरेक्ट इफेक्ट आपको लगे, शुगर रश आता है एकदम से कि हाँ तोड़ देंगे फोड़ देंगे, अब कोई दिक्कत नहीं, एनर्जी में कोई टेंशन नहीं है। फिर बॉडी सोचती है कि यार इतना ग्लूकोज बढ़ रहा है यार, इंसुलिन रिलीज करो, तो उसके काउंटर अटैक में फिर इंसुलिन भी बॉडी रिलीज करती है। इतना सर्ज शुगर रश क्या बोलते हैं बॉडी के लिए ठीक नहीं होता, तो वो डिटेक्ट करती है वो शुगर लेवल को और दोबारा से इंसुलिन रिलीज करती है। अब इंसुलिन क्या करता है, वो बढ़ी हुई शुगर को एकदम से डिप मारता है, फिर आपको उसको लगता है कि अरे बस 1-2 घंटे बाद लगता है कि अब तो बस 2 घंटे सुला दो कोई, क्योंकि ब्लड ग्लूकोज इतना लेवल डाउन हो जाता है। छोटी सी बात, ये बार बार करोगे तो इंसुलिन बार बार रिलीज होगा, धीरे धीरे इंसुलिन रिसेप्टर रिस्पॉन्स करना ही बंद कर देंगे। इंसुलिन कहेंगे भाई बस हो गया, तो बार बार यही काम कर रहा है। जैसे कि छोटे बच्चे को एक थप्पड़ मारो चिढ़ जाएगा, ठीक है, फिर 1 2 3 फिर ढीठ हो जाएगा, मारता रहे कोई दिक्कत नहीं। जैसे हमारे साथ भी यही होता है, गालियां खाते हैं घर वाले से, अरे रोज का ही काम है, एक और खा लेंगे क्या ही है, ये होता है कि नहीं? तो हम भी जब इनसेंसिटिव हो जाते हैं तो ऐसे ही इंसुलिन के रिसेप्टर भी क्या हो जाते हैं? इनसेंसिटिव। इंसुलिन हो चाहे ना हो डजंट मैटर, रिसेप्टर ही क्या हो जाएंगे? काम करना बंद कर देंगे। उसको बोलते हैं टाइप 2 डायबिटीज। कौन सी? और अगर साथ में अगर आप उस टाइम स्ट्रेस में हो तो कॉर्टिसोल भी रिलीज होता है, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, कॉर्टिसोल। कौन करता है कॉर्टिसोल रिलीज?
एड्रेनलिन करती है, मेडुला करती है या कॉर्टेक्स करती है? एड्रेनल ग्लैंड का जो है कॉर्टेक्स करता है या मेडुला करता है? मैं बॉटनी पढ़ाने वाले को पता है यार, कॉर्टेक्स करता है, मेडुला मेडुला करता नहीं ना। मेडुला तो एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन करता है। यस और नो? अगर आप टेंस में हो और आप वो जो है सो कॉल्ड क्या बोलते हैं कोल्ड ड्रिंक आप तब पी रहे हो, तो कॉर्टिसोल और ब्लड ग्लूकोज बढ़ाता है, तो 3-4 गुना ज्यादा इफेक्ट। ज्यादा टाइम नहीं है आपके पास, ये जो खाने पीने वाला ज्यादा टाइम नहीं है ही नहीं ज्यादा टाइम। किसी दीवार को तोड़ते रहोगे, जितनी रेजिस्टेंट है उसकी ठीक है, फिर एक दिन टूटेगी, बिखर जाएगी, वो बचेगा नहीं सिस्टम, आपका इम्यून सिस्टम। इस टाइम से शुरू कर रहे हो तो 25 साल की एज में टाइप 2 डायबिटीज फॉर श्योर है, फॉर श्योर, कोई रोक ही नहीं सकता, इनएविटेबल है, कोई रोक ही नहीं सकता। कैफीन प्लस शुगर प्लस स्ट्रेस। अच्छा, मेरा कल परसों क्या हुआ था ना, मैं ऐसी कोई पुरानी एक वो मैच की वो देख रहा था कि जो वो वीरेंद्र सहवाग है ना, वो क्या बोलते हैं, बहुत आसपास से क्या बोलते हैं 50,000 से 1 लाख दर्शक बैठे हुए हैं, और वो क्या भाई चिल्ला रहे हैं सहवाग सहवाग और ऐसे करके, टीम इंडिया टीम इंडिया 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 ऐसे करते हैं, आपको पता ही है। तो कितना प्रेशर होता है, 1 लाख बंदों की आवाज आती है और वो पिच पे बैठा गाने गा रहा, ऐसे चल रहा है उसका, गुनगुना रहा है अपने गाने वो, और जैसे बॉल आती है क्या बोलते हैं, ये ले बाहर, नॉर्मल, वैसे नॉर्मल हो गया, ना कोई खुश ना कोई लेना कि ये ले बाहर गया और खुश। मैंने कहा इस बंदे का मेंटल प्रेशर को टॉलरेट करने का इसका कितना मेंटल स्ट्रेंथ है इसमें भाई, और सीरियसली कितनी मेंटल स्ट्रेंथ होती है इसमें। हम तो कोई एक बंदा बोल दे, हमारे में कमेंट कर दे, अबे जा ना, तो परेशान हो जाते हैं, एक कमेंट से परेशान हो जाते हैं हमारी पोस्ट पे। अरे कमेंट छोड़ो, लाइक कम आ जाए तो परेशान हो जाते हैं, डिलीट कर देते हैं, लगता है गलत हो गया कुछ, लगता है कि ये रील गलत बन गई, इसको डिलीट कर दो, इसका व्यू कम आए, इसके ऊपर बेइज्जती हो जाएगी। क्या बेइज्जती भाई, ये हमारा मेंटल स्ट्रेंथ है। फिर हम स्ट्रेस लेते हैं, फिर हम ब्लू बुल और पिंक बुल सब खा जाते हैं, पी जाते हैं उसको, अब जो भी है ना। एक रॉक स्टार का डायलॉग भी याद आया था मेरे को, उसमें बोलता है कि, कहता तुमने ये काम क्यों नहीं किया, सब कुछ है, कहता आज मेरे को डांटो मत, आज मैं स्ट्रेस में हूं, कहता वो डिस्प्रेशन में अलग है, वो वाला अलग है, कौन सी चीज में हो, डिस्प्रेशन में हो, वो रॉक स्टार का अलग है। कहता आज मेरे को मत डांटो, आज मैं डिप्रेशन में हूं। तो कहता कब डांटे भाई बता दे, मंगलवार ठीक रहेगा, बुधवार को डांट दूं? ये तो हालत है हमारी। थोड़ा सा एक तो मेंटली स्ट्रांग बनो, क्योंकि जिस फील्ड में जा रहे हो ना वहां पे एक्सक्यूज नहीं चलते। देखो मैं जनरल पब्लिक को अगर मैं एड्रेस कर रहा होता तो वहां पे शायद मैं बोलता कि नहीं यू आर स्ट्रांग, यस यू हैव टू डू एंड यू, अरे भाई यू कैन, यहां पे तो हैव टू डू है, सामने तो कटी फटी बॉडियां आने वाली हैं आपके सामने। ये क्या बोलते हैं, हो सकता है किसी की लड़ाई हो, ये कट लगाओ, ये मसल बाहर आ रही हो, आप उसकी वजह पूछोगे या पहले ठीक करोगे उसको? आप बताओ ना। ठीक कर देंगे और वजह भी नहीं पूछेंगे। आपको चीज बताऊं, आप वजह भी नहीं पूछेंगे, अलाउड नहीं होता। वजह और इंस्पेक्शन का काम किसका होता है? एडमिनिस्ट्रेशन का अलग का होता है, आपका काम नहीं है वो। और एवरी डे ऐसा देखना, 3 ऑपरेशन करना, उसके बाद घर पे जाके खाना खाना उसी हाथों से, स्ट्रेस लेवल देखना। मेंटली स्ट्रांग नहीं हुए ना, पहले साल एमबीबीएस छोड़ दोगे, फर्स्ट ईयर में, पता भी है आपको। तो ये एक्सक्यूज देना कि मैं स्ट्रेस में हूं, मैं तो वीक हूं, बचपन में क्या बोलते हैं मेरे साथ बिहेव ठीक नहीं हुआ तो मैं स्ट्रांग नहीं हुआ, ये तो भाई फिर गलत फील्ड में हो, फिर इसका मतलब माफी चाहेंगे आप। ये जो जगह है, ये जो फील्ड है मेडिकल फील्ड, बिल्कुल रियलिस्टिक टेंजिबल रिजल्ट वाला है। अगर आपसे कोई गलती हुई आपके सामने ही रिजल्ट दिखेगा, पॉजिटिव नेगेटिव जो भी हुआ सामने दिखेगा आपके। समझ में आया? और वो चीज एटीट्यूड में कैसे आएगी? आपकी सिंसियरिटी से आएगी, आपके कितने सिंसियर हो आप। सैटरडे वाले दिन मैं नॉर्मल करवा देता, पर मैंने देखा कि सिंसियरिटी नहीं है, चलो ठीक है आज पहले
सेकेंडरी ग्रोथ करवाते हैं। ऐसे होता ही रहेगा। और एट द एंड बेस्ट एफर्ट तो करो, एट द एंड बेस्ट एफर्ट्स तो करो, उसके बाद आपको तसल्ली रहेगी। मैंने आपको बोला ही है कि मैंने बेस्ट एफर्ट किए थे, रिजल्ट कैसा भी हो। अगर कोई आपको आके सुना भी दे, आपके पेरेंट्स को आके ये बोल दे कि अरे आपका बेटा तो ऐसे ही है, सब कुछ ही है, पर आपके पेरेंट्स आपके साथ खड़े रहेंगे वहां पे, क्योंकि उन्होंने आपकी जर्नी देखी है। वो सुबह जगते देखते थे आपको, वो शाम को जगते देखेंगे, वो रात को जगते देखते हैं, वो सब टाइम देखते हैं। उनको पता है कि हमारा बच्चा कैसी मेहनत कर रहा है। तो सामने कितना भी गालियां पड़े उनको, ये बोले कि आपका बेटे ने ये नहीं किया वो नहीं किया, वो दीवार बन के खड़े हो जाएंगे कि हम खड़े हैं, कोई दिक्कत नहीं बेटा। बट अगर वहां से आप कुछ ना कुछ रिफ्रेन करोगे अपने को, खुद को हार्ड वर्क से, तो घर वाले बोलेंगे हाँ भाई है ही ऐसा, क्या करें। उनके मुंह से भी निकल ही जाएगा जाने अनजाने में, ना चाहते हुए बोलेगा ठीक है भाई क्या कर सकते हैं, मेहनत तो बहुत की बट अब क्या कर सकते हैं, फिर वो ये वर्ड बोलेगा। अगर आपने हार्ड वर्क किया और एनी हाउ फिर भी कोई दिक्कत हुई, आपके पेरेंट्स को बोलेगा, पेरेंट्स कहते भाई वहां रोक देंगे उनको कि ऐसा है, हमने अपने बच्चे को देखा है मेहनत करते हुए, प्लीज आप चुप रहिए, सजेशन मत दीजिए हमें। यस और नो? तो मौका ही मत आने दो। कम से कम शीशे के सामने खुद खड़े तो हो सकते थे। वो सबसे ज्यादा जवाबदेही करता है कौन बंदे किसकी होती है? सिर्फ खुद के प्रति होती है। किसके प्रति होती है? सिर्फ खुद के, और किसी के प्रति नहीं होती। ये तो चला ही दीजिए थोड़ा सा सर, इंफ्रारेड रिलीज करता है ना, तो उसकी वजह से वो स्वेट ग्लैंड्स एक्टिवेट हो जाते हैं। और आपको पता है स्वेट ग्लैंड्स एंडोक्राइन होती है कि एक्सोक्राइन होती है? बता दो। एक्सोक्राइन होती है भाई, डक्टलेस थोड़ी होती है, डक्ट होता है। समझ में आया? चलो शुरू करते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से, फीचर से। सबसे पहले मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के टाइप से पहले हम उसके फीचर्स के बारे में देख लेते हैं। टाइप तो हमने देख ही लिया है, फीचर्स हमने किया हुआ है ऑलरेडी, वैसे फिर भी हम देख लेते हैं। थिन सेल वॉल कंपोज्ड ऑफ सेलुलोज, ठीक है। पैक्टिन भी नहीं होता, क्या होता है? सेलुलोज। जहां से क्या होगा? हेमिसेलुलोज। जहां से क्या हो जाएगा? हेमिसेलुलोज। बट एनसीईआरटी मेंशन नहीं करती है, तो फिर मैं लिखूंगा भी नहीं उसके बारे में। फिर दूसरे नंबर पे क्या है? यहां पे क्या जाता है कि ये लिविंग सेल होती हैं, और लिविंग सेल्स होती हैं तो ऑब्वियसली न्यूक्लिएटेड तो रहेंगी रहेंगी, यस और नो? और इन दोनों के बीच में क्या स्पेस होता है? बहुत ही कम स्पेस होता है, और न्यूक्लियस बहुत बड़ा होता है। हम कई बार कर चुके हैं, मैंने आपको कहां करवाया था याद करिए? रूट के जो जोन थे वहां पे करवाया था मैंने। तो मेरिस्टेम चाहे कोई भी हो, चाहे वो प्राइमरी हो, चाहे वो सेकेंडरी हो, चाहे वो लेटरल हो, चाहे वो इंटरकैलरी हो, चाहे वो एपिकल हो, सारी की सारी जो सेल्स होती हैं वो राउंड होती हैं, या फिर जा सकते क्या हो सकता है, शेप थोड़ी डिफरेंट हो सकती है, बट क्या रहेंगी वो, मतलब उसका जो डायमीटर है वो सेम रहेगा हर जगह से। आइसो डायमेट्रिक उसके लिए वर्ड बोलते हैं, उसके लिए ये क्या रहेंगी? आइसो डायमेट्रिक रहेंगी, ठीक है। आइसो डायमेट्रिक लिख देते हैं, चाहे वो कैसी भी शेप हो उसकी, बट रहेगी वो आइसो डायमेट्रिक, ठीक है। और साइटोप्लाज्म उसका डेंस होगा, यानी कि उसकी ग्रोथ अभी हुई नहीं है, वाटर उसमें एंटर नहीं किया। वाटर एंटर करने का टाइम ही नहीं मिला, डिवाइड कर गई फिर से, वो ज्यादा वाटर एंट्री नहीं किया, जितनी नीड थी उतना करके उसने दोबारा से क्या कर लिया, उसको खुद को डिवाइड कर लिया। तो इसका मतलब क्या है? वो रैपिडली डिवाइडिंग है। क्या है वो? और ये वाली जो वर्ड है रैपिडली डिवाइडिंग, ये सबसे उसको अलग करता है, बाकी कोई भी अलग नहीं करता। ये वाला पॉइंट मेन पॉइंट है। बाकी जो है पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा, जाइलम, फ्लोएम, वहां पे कभी भी रैपिडली डिवाइडिंग नहीं होती है। मेरिस्टेम सारे मेरिस्टेम के पास ही होती है। स्टेम सेल, क्या मतलब इसका? स्टेम सेल यानी कि रैपिडली डिवाइड करने वाली सेल्स होती है, ठीक है। हो गया। अब कोई क्वेश्चन पूछता है कि ये नॉन न्यूक्लिएटेड है कि न्यूक्लिएटेड है, तो आप बोलोगे न्यूक्लिएटेड। अच्छा, क्या इसकी साइटोप्लाज्म की ग्रोथ हुई? नहीं हुई। तो क्या इसमें वैक्यूलेशन होगी? नो और लीस्ट वैक्यूलेशन। वैसे तो नो ही होती है, वैक्यूल्स उसमें होते ही नहीं है। वैक्यूल भाई, साइटोप्लाज्म की ग्रोथ का टाइम नहीं मिला तो वैक्यूल का आएगा? समझ में आया?
खत्म। इसके बाद हम पढ़ते हैं इसके टाइप्स पढ़ते हैं। तो चलो भाई मेरिस्टेमेटिक्स के टाइप्स कौन से हैं, ये फीचर्स थे। ये क्या थे, फीचर्स थे। ठीक है, ठीक है, ओके। अब आ जाते हैं टाइप्स। तो टाइप्स में सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एपिकल मेरिस्टेम की। तो एपिकल मेरिस्टेम कहां प्रेजेंट होते हैं, सबसे पहले ये बताओ। ऑलवेज टिप्स पे प्रेजेंट होते हैं। किस पे प्रेजेंट होते हैं, टिप्स पे, शूट टिप्स पे और रूट टिप। ये क्लियर है। ये सिर्फ और सिर्फ लोकेशन के बेस पे हमने क्या बोल दिया इसको। और ये प्राइमरी मेरिस्टेम होते हैं। आप बोलो सर प्राइमरी मेरिस्टेम का मतलब क्या है, वो प्राइमरी ग्रोथ में हेल्प करते हैं। सबसे पहले किस में हेल्प करते हैं, वो प्राइमरी ग्रोथ में हेल्प करते हैं। हेल्प्स इन प्राइमरी ग्रोथ। और प्राइमरी ग्रोथ कैसे होती है, सीड से जो पूरा पूरा क्या बोलते हैं, जो प्लांट बनता है उसको हम क्या बोलेंगे, प्राइमरी ग्रोथ बोलते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं, उसको प्राइमरी ग्रोथ बोलते हैं। और ये सिर्फ और सिर्फ क्या बोलते हैं, जो उसके प्राइमरी टिश्यू बनते हैं, वो लेंथ में लीव्स वगैरह सब कुछ बनना, एक्सेप्ट लेटरल ग्रोथ को, बाकी सारी ग्रोथ है उसको हम क्या बोल दिया, हमने प्राइमरी ग्रोथ बोल दिया। समझ में आया। प्राइमरी मेरिस्टेम क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये जो मेरिस्टेम है ये किससे बना था, फॉर्म फ्रॉम, याद आया कुछ, प्रो मेरिस्टेम, फॉर्म फ्रॉम प्रो मेरिस्टेम। आप बोलोगे सर ये क्या चीज है, तो चलो आपको मैं बता देता हूं। हमने सीड की बात की थी, उसमें जो प्रो मेरिस्टेम थे, कौन से थे, प्रो मेरिस्टेम, कौन कौन से थे आप बताओगे, प्लम्यूल, तो उससे क्या बन जाएगा, शूट एपिकल मेरिस्टेम। ये प्राइमरी है। ये प्रो क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये एम्ब्रियोनिक स्टेज में है। किस स्टेज में है, एम्ब्रियोनिक स्टेज में है। जबकि ये वाला जो रेडिकल है ये क्या बनाएगा आप बताओ, रूट एपिकल मेरिस्टेम। राम और श्याम। ठीक है, तो एपिकल मेरिस्टेम लेंथ में हेल्प करते हैं, प्राइमरी ग्रोथ यानी कि मोस्टली लेंथ एंड प्राइमरी बॉडी, पूरी की पूरी क्या बोलते हैं, जो प्राइमरी बॉडी है उसकी लीफ बनना, शूट बनना। ठीक है, गर्थ नहीं बढ़ती इसमें, ऑलवेज क्या बढ़ती है इसमें, लेंथ बढ़ती है। और लेंथ भी एक नंबर तक बढ़ती है, एक उसकी जो इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, उसकी जीन की जो प्रॉपर्टी है। अब आप बोलोगे कि गेहूं का पौधा क्या बोलते हैं इतना बड़ा हो जाए, हो पाएगा, वो नहीं हो पाएगा। वो क्या है, एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। कौन सी प्रॉपर्टी है, इंट्रिंसिक जेनेटिक प्रॉपर्टी है, इनहेरिट प्रॉपर्टी है, वो वैसे नहीं है। समझ में आया कि नहीं है। एपिकल मेरिस्टेम यहां पे लोकेशन के बेस पे शूट एपिकल और रूट एपिकल मेरिस्टेम वाले होते हैं, दैट्स इट। और एनसीईआरटी इसके बारे में ज्यादा कुछ बोलती नहीं इसके बाद, यस और नो। अब यहां पे बात आ जाती है कौन सी, इंटरकैलरी की आ जाती है। इंटरकैलरी क्या होते हैं, अगर हम बात करते हैं, ये स्टेम है कोई, ठीक है, तो बीच बीच में क्या होता है, ये वाला कौन सा है बताओ, अब इसी में से कुछ सेल्स ना लेफ्ट बिहाइंड हो जाती हैं, मतलब बाकी आगे बढ़ जाएगा, एक दो सेल रह जाएंगी वहीं पे, ये आगे बढ़ता जाएगा, ग्रोथ करता जाएगा। ये तो शूट एपिकल मेरिस्टेम में मान के लो 100 सेल्स हैं, तो 100 सेल्स आगे बढ़ती जाएंगी। हो सकता है उसमें 10 सेल पीछे रह जाएं, लेफ्ट बिहाइंड हो जाएं, क्या हो जाए, पीछे की तरफ रह जाएंगी ना। तो अब यहां पे क्या है, ये फॉर एग्जाम्पल ये वाला टिश्यू कौन सा है, ये वाला नहीं, ये परमानेंट टिश्यू है। कौन सा, ये परमानेंट टिश्यू है। तो परमानेंट टिश्यू के बीच में इंटरकैलेटेड होना, इंटरकैलेटेड मतलब अटके रहना, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, इंटरकैलरी मेरिस्टेम बोलते हैं। तो अब मेरे को ये बताओ कहां से बन कहां से रहा है, कहां से ओरिजिन हो रहा है इंटरकैलरी मेरिस्टेम का, शूट एपिकल मेरिस्टेम की ही लेफ्ट बिहाइंड सेल्स है। तो क्या ये प्राइमरी है या सेकेंडरी है, ये भी प्राइमरी है। ये भी एक बार क्वेश्चन आया हुआ पीवाईक्यू से, ऑलरेडी आया हुआ पीवाईक्यू से। तो इंटरकैलरी मेरिस्टेम आल्सो प्राइमरी इन ओरिजिन। और जैसे मान के चलो क्या होता है, ऊपर से ग्रेजर्स उसको खा जाते हैं, ऊपर वाले शूट एपिकल मेरिस्टेम खाए, तो अभी भी सेल्स पीछे बची हुई हैं, स्टॉक बचा हुआ है। नहीं तो अगर आपने ऊपर से काट दिया तो प्लांट डेड हो सकता है। समझ में आया। तो फिर ये वाली जो बची हुई सेल्स हैं ये क्या करती हैं, फिर ये बढ़ाने में हेल्प करती हैं
और फिर जो एक्सिलरी बॉडी जो बची रहती है थोड़ी थोड़ी, वो भी क्या करती हैं, वो भी हेल्प करती हैं, ब्रांचिंग में हेल्प करती हैं। ग्रासेस, जो ग्रेजर्स होते हैं वो किसको ज्यादा खाते हैं, वो ग्रासेस को। तो उस जो क्या बोलते हैं, ग्रासेस का ऊपर पार्ट खा लिया, तो उसको दोबारा ग्रोथ बढ़ाने में, इंटरनोडल ग्रोथ करवाने में और दोबारा प्लांट की रीग्रोथ करवाने में कौन हेल्प करता है, इंटरकैलरी मेरिस्टेम। लिखा भी हुआ है एनसीईआरटी ने वो चीज, यस और नो। तो इंटरकैलरी मेरिस्टेम जो सबसे वीवीआईपी पॉइंट है, ये कभी भी सेकेंडरी नहीं होता, ये प्राइमरी होता है और लेंथ बढ़ाने में हेल्प करता है, ये विड्थ नहीं बढ़ाता है। ये जो है आपका पीवाईक्यूज में ऑलरेडी आ चुका है, ये पूछा जाता है पीवाईक्यूज में। और क्या टाइप कौन सा था ये, इंटर कैलरी मेरिस्टेम। आगे बढ़े, आगे बढ़ लेते हैं, चलो भाई। आज मैं लस्सी पिया है, नींद नहीं आ रही, ब्रेन तो अलर्ट है, बॉडी रिलैक्स हो गई, बॉडी कह रही है अरे इतनी मेहनत क्यों करनी। चलो, एक टेक्निक होती है, अगर ज्यादा बॉडी रिलैक्स हो ना तो आप अनकंफर्टेबल कंडीशन में चले जाओ, पंखा बंद कर दो, या फिर अगर सर्दी का टाइम है तो रजाई थोड़ी सी हटा दो, ठीक है, ज्यादा हटाओगे तो बीमार हो जाओगे, थोड़े थोड़े अनकंफर्टेबल हो जाए तो फिर आपको नींद नहीं आएगी। बॉडी ऐसी ही है, जब तक आप सारी कंडीशंस फेवरेबल रखोगे तो फिर वो सो जाएगी, फिर वो आपको नींद आएगी, आप मेहनत नहीं कर पाओगे, हार्डवर्क नहीं कर पाओगे। तो अगर आप सोच रहे हो कि हार्डवर्क के लिए क्या बोलते हैं, अरे घर पे प्रॉपर टेबल हो, उसमें ऐसे लाइट आए और इसमें ऐसे हो, इधर टाइम टेबल लगा हो, ठीक है, इधर खाना रखा हो, इधर जूस रखा हो, इधर छोले भटूरे रखे हो, तो आप पढ़ नहीं पाओगे। वो कंडीशंस बॉडी के लिए फेवरेबल हैं, स्टडी के लिए नहीं। स्टडी के लिए फेवरेबल क्या होता है, बुक और आप, दो चीज चाहिए होती है बस, बुक, आप, पेन पेंसिल और एक मतलब हाइलाइटर, हमारे लिए हाइलाइटर, यस। समझ में आया, पेन पेंसिल में आ गया, ये समझ में आया कि नहीं है। चलो आगे बढ़ लेते हैं, ये वाला इंटरकैलरी हो गया। अब हमारा आता है कौन सा, लेटरल मेरिस्टेम। कौन सा आता है, लेटरल मेरिस्टेम, या फिर एनसीईआरटी क्या बोलती है उसको, और सेकेंडरी मेरिस्टेम। कहीं ना कहीं एनसीईआरटी यहां पे गड़बड़ कर रही है। कैसे गड़बड़ कर रही है कि जो इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम है वो क्या है, एक्चुअल में सेकेंडरी नहीं है, वो क्या है, प्राइमरी है। वो क्या है, प्राइमरी है, समझ में। तो बट एनसीईआरटी ने ओवरऑल क्या बोलते हैं, यहां पे दो ही टाइप के बताए हैं यहां पे, एक कॉर्क कैम्बियम और एक वेस्कुलर कैम्बियम। एक आ जाएगा वेस्कुलर कैम्बियम और एक कौन सा आ जाएगा, कॉर्क कैम्बियम। क्या कॉर्क कैम्बियम का दूसरा नाम फेलोजन है, और इसका लॉजिक भी बताया था मैंने, इसको फेलोजन क्यों बोलते हैं, ठीक है। वेस्कुलर कैम्बियम एक्चुअल में क्या बोलते हैं, अब हम देख लेते हैं। चलो एक प्लांट बनाते हैं फॉर एग्जांपल, ठीक है। थोड़ा सा हटा दिया हमने इसको, यानी कि क्या किया हमने, एक स्लाइस हटा दिया ऐसे। क्या है, टीएस है या वीएस है, टीएस। टीएस में अगर हम देखते हैं इसको, थोड़ा सा हम और कर लेते हैं, इसको देख लेते हैं हम। ठीक है, बाहर की तरफ एपिडर्मिस है और अंदर की तरफ क्या थी, एंडोडर्मिस है। क्या है, एंडोडर्मिस, ठीक है। अब यहां पे जो एंडोडर्मिस के अंदर ऐसे करके एक कैम्बियम प्रेजेंट है, जो कैम्बियल रिंग बनाती है, उसमें इंट्राफेसिकुलर और इंटरफेसिकुलर दोनों है। क्या है उसमें, इंट्रा और इंटरफेसिकुलर दोनों, जिससे पूरी की पूरी कैम्बियम बन जाती है। ये वाली क्या करेगी, साइड ग्रोथ करवाएगी। कैसे ग्रोथ करवाएगी ये, यानी कि इधर से और उधर से ऐसे करके, तो थिकनेस बढ़ाएगी, गर्थ बढ़ाएगी, डायमीटर बढ़ाएगी।
यानी कि लेटरल ग्रोथ कर रही है। लेटरल का मतलब क्या होता है? साइड। जैसे अगर हमारी बॉडी का जो पोर्शन है इसमें डॉर्सल कहाँ पे है, और फ्रंट वाले को क्या बोलते हैं? वेंट्रल। इस वाले को क्या बोलते हैं? लेटरल। इस वाले साइड क्या बोलते हैं हम? तो ये लेटरल जो ग्रोथ होती है, आप समझ में आया क्या रीजन है? साइड वाली ग्रोथ होती है। और ये जो ऊपर और नीचे, इसको हम क्या बोलते हैं? एंटीरियर एंड पोस्टीरियर बोलते हैं। ठीक है। प्लांट के केस में उसको एक्रो और बेसी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? एक्रो एंड, एक्रो मतलब आगे बढ़ने वाला, बेसी मतलब बेस पे जाने वाला। एक्रोपेटल और बेसोपेटल आपने सुना भी होगा, वो चीज है ना। अब ये वाला जो एंडोडर्मिस से जो अंदर की तरफ है, एंडोडर्मिस से जो अंदर पूरा पूरा जो पोर्शन है, उससे क्या बोलते हैं? जो बन रही है उसको मैंने क्या बोल दिया? वेस्कुलर कैम्बियम बोल दिया। क्या बोल दिया उसको मैंने? वेस्कुलर कैम्बियम बोल दिया। अब एंडोडर्मिस के बाहर और एपिडर्मिस के नीचे एक और कैम्बियम बनती है, वो भी क्या करवाती है? और वो कौन सी होती है? फेलोजन, कॉर्क कैम्बियम। कौन सी होती है? कॉर्क कैम्बियम होती है। समझ में आया? अब ये कौन सी है? दो टाइप की, दोनों ही क्या कर रही हैं? सेकेंडरी ग्रोथ कर रही हैं। यस और नो? अब जो वेस्कुलर कैम्बियम होती है, अगर हम बात करते हैं, ये एंडोडर्मिस होगी, और ये क्या हो गया ऐसे करके? क्या हो गया ऐसे करके? ये बताओ भाई। बंडल्स हो गए, वेस्कुलर बंडल हो गए। तो ये जो वेस्कुलर बंडल के जो अंदर बन रही है, ये वाली कौन सी है? इंट्रा। कौन सी है ये? और ये वाली जो बन रही है, ये वाली कौन सी है? इंटर। ठीक है। और ये वाली कौन सी होगी? इंट्रा। और इन दोनों से मिलकर क्या बन जाएगी? कंप्लीट वेस्कुलर। और ये पूछा भी जाता है, जो वेस्कुलर कैम्बियम है वो एक टाइप की लेटरल मेरिस्टेम है या फिर इन जनरल सेकेंडरी मेरिस्टेम है? इन जनरल सेकेंडरी मेरिस्टेम है। इसमें कौन सा पार्ट इसका प्राइमरी रहा है? तो इंट्रा प्राइमरी होता है, और ये वाला क्या होता है? सेकेंडरी होता है। क्योंकि ये किससे बनता है? प्राइमरी मेरिस्टेम से बनती है, और ये किससे बनती है? सेकेंडरी मेरिस्टेम। ये एक्चुअली सेकेंडरी मेरिस्टेम ही होती है। ये भी प्राइमरी मेरिस्टेम होती है, सेकेंडरी मेरिस्टेम होती है। और इसी वजह से वेस्कुलर कैम्बियम में एक पीवाईक्यूज में क्वेश्चन आया हुआ है कि ये पार्शली सेकेंडरी है, पार्शली प्राइमरी है। एक क्वेश्चन आया हुआ है ऑलरेडी पीवाईक्यूज में। पता है आपको इस चीज का? पीवाईक्यूज में क्वेश्चन दिख जाएगा 4 नंबर श्योर। अब क्वेश्चन एक चीज और आता है कि एंडोडर्मिस से बाहर की तरफ पाई जाने वाली कौन सी कैम्बियम है? कॉर्क कैम्बियम। और एंडोडर्मिस से अंदर की तरफ स्टील रीजन में जो पाई जाने वाली वो कौन सी है? वेस्कुलर कैम्बियम होती है। कौन सी आ जाएगी? वेस्कुलर कैम्बियम। ऑलरेडी पीवाईक्यूज में ये क्वेश्चन आया हुआ है। समझ में आया? आगे बढ़े? आगे बढ़ा जाए? चलो भाई ठीक है। मेरिस्टेम तो हो गए हैं हमारे, और हम कर लेते हैं सबसे पहले नंबर पे परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू में जो पहला टाइप था वो हमने कौन सा देखा था? सिंपल वाला। और सिंपल में भी पहले वाला कौन सा है? पैरेंचाइमा। चलो पैरेंचाइमा बोल देते हैं, एक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं, सब चलता है। ब्रिटिश वाले पैरेंकाइमा बोल देते हैं, यूएसए वाले पैरेंचाइमा बोलते हैं, इट्स ओके, चल जाता है। ठीक है। हमारी जो इंग्लिश है वो ब्रिटिश इंग्लिश के नज़दीक है, इसी वजह से हम ब्रिटिश वाला रख लेते हैं, है ना। पैरेंकाइमा क्या है? परमानेंट है, सिंपल है। सिंपल टिश्यू कौन से होते हैं और कॉम्प्लेक्स टिश्यू कौन से हैं? पहले तो ये बताओ, सिंपल और कॉम्प्लेक्स टिश्यू में डिफरेंस बताओ। सिंपल एक ही टाइप की सेल से बनते हैं, जबकि कॉम्प्लेक्स क्या होते हैं? मल्टीपल टाइप। पैरेंकाइमा की जो सेल्स होती हैं सारी आइसोडायमेट्रिक हो सकती हैं और सेम सेम होती है मोर और लेस। ठीक है। वहीं अगर हम कॉम्प्लेक्स की बात करते हैं, जाइलम, तो उसके अंदर 4 टाइप की सेल्स होती हैं। उसके अंदर फ्लोएम के अंदर भी क्या होती है? 4 टाइप की सेल्स होती हैं। समझ में आया कि नहीं आया? इसी वजह से क्या डिफरेंस आ जाता है जाइलम और फ्लोएम में, यही मतलब परमानेंट और सिंपल में यही डिफरेंस होता है। सिंपल में एक ही टाइप की सेल्स होती हैं, उसमें मोर देन 1 टाइप की सेल उसमें हो सकती है। तो पैरेंकाइमा में चलो हम देख लेते हैं। अब इसमें नंबर 1, सेल्स बड़ी होती हैं, वैक्यूलेशन हो जाती है, आइसोडायमेट्रिक होती हैं। क्या होती हैं? आइसोडायमेट्रिक। बट याद रखना न्यूक्लियस जो है इसका छोटा होता है, यानी कि ग्रोथ हो चुकी है। ठीक है। क्या हो चुकी? ग्रोथ इसकी हो चुकी है।
याद रखना, मैं यहाँ पे प्राइमरी पेरेन्काइमा और सेकेंडरी पेरेन्काइमा का डिस्कस यहाँ पे नहीं कर रहा, मैं इन जनरल पेरेन्काइमा का डिस्कशन कर रहा हूँ यहाँ, ठीक है। अब मेरे को ये बताओ, क्या इसके अंदर वैक्यूलेशन हो सकती है? यस, हो सकती है। इंटरसेलर स्पेस स्मॉल होते हैं या फिर क्या होते हैं? एब्सेंट। मोस्टली स्मॉल होते हैं, तो स्मॉल इंट्रा या इंटर? इंटरसेलर स्पेस, ठीक है। वैक्यूल्स, स्मॉल वैक्यूल्स, समझ में आया? और न्यूक्लियस भी प्रेजेंट होता है, न्यूक्लिएटेड होती है। क्या होती है? न्यूक्लिएटेड होती है। सेल वॉल क्या होती है? थिन सेलुलोजिक प्लस हेमीसेलुलोज। क्या होती है? जो मोस्ट जो ग्राउंड टिश्यू है पूरे प्लांट का, वो किससे बना होता है? पेरेन्काइमा से बना होता है। किसका बना होता है? पेरेन्काइमा से। मोस्टली ग्राउंड टिश्यू है, और ये प्राइमरी में होता है, सेकेंडरी में तो और टाइप के टिश्यू आ जाते हैं, अलग बात है। मोस्टली जो प्लांट्स होते हैं उनमें जो फिलिंग टिश्यू होता है वो किसका बना होता है? पेरेन्काइमा का बना होता है। पिज्जा तो खाया है हमने। मेन पिज्जा का बेस बहुत हार्ड होना चाहिए, पत्थर जैसा होना चाहिए, या सॉफ्ट होना चाहिए? बेस मटेरियल सॉफ्ट ही होना चाहिए ना। उसको हार्ड बना दिए फिर आरी से काटते रहो तो कोई मतलब नहीं है उस चीज का, तो है ना। मजबूत और टिकाऊ नहीं बनाना चाहिए, सॉफ्ट होना चाहिए। तो इसका क्या बोलते हैं? सॉफ्ट टिश्यू, जो मोस्ट फिलिंग टिश्यू होता है। फिलिंग का मतलब क्या है? जिसकी वजह से प्लांट स्टफ रहता है, तो वो कौन सा होता है? पेरेन्काइमा। ग्राउंड टिश्यू खास करके एपिडर्मिस, और अंदर की तरफ क्या बोलते हैं? वेस्कुलर टिश्यू। समझ में आया? इसके बाद सारा का सारा क्या बोलते हैं? कौन सा होता है? पेरेन्काइमा होता है। जैसे कि कॉर्टेक्स है, कॉर्टेक्स क्या होता है? पेरेन्काइमेटोस होता है। कॉर्टेक्स क्या होता है? और पिथ क्या होती है? वो भी पेरेन्काइमेटोस होती है, सॉफ्ट टिश्यू होता है। समझ में? आज पानी नहीं था क्या सर? देखे नहीं क्या पानी आज? अच्छा। वो भी पेरेन्काइमेटोस होता है। पेरेन्काइमेटोस यानी कि ऐसा होता है, सेम ये सारे कैरेक्टरिस्टिक हैं उसके। वो एम्ब्रियोसैक के अराउंड मिलता है। ओके सर, थैंक यू सर। एंजियोस्पर्म के अराउंड मिलता है, एम्ब्रियोसैक के अराउंड मिलता है। चलो अब हम देख लेते हैं कि इसके फंक्शन क्या क्या होते हैं और कहां कहां मिल सकता है। मैं उसको इन जनरल लिख देता हूं। क्या ये फोटोसिंथेटिक होता है मोस्टली? क्या फोटोसिंथेटिक का एक टाइप बता सकते हो आप? म्यूजिबल टिश्यू ऑफ लीव्स, स्पॉन्जी मीजोफिल, पैलिसेड मीजोफिल। होते क्या है वो? पेरेन्काइमेटोस होते हैं। इसका मतलब क्या होते हैं? फोटोसिंथेटिक होते हैं तो कार्बन फिक्सेशन कर सकते हैं, फूड एसिमिलेट कर सकते हैं। करते हैं फूड एसिमिलेट? क्यों नहीं कर सकते भाई? फूड एसिमिलेट वो कर सकते हैं, फूड एसिमिलेशन कर सकते हैं। वो फूड स्टोरेज भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? वो फूड स्टोरेज भी कर सकते हैं। समझ में आया? और जो मोस्ट ऑफ ग्राउंड टिश्यू है वो किसका बना होता है? पेरेन काइमा का बना होता है। किसका बना रहेगा वो? पेरेन काइमा का रहेगा। अब मेरे को ये बताओ, जाइलम पेरेन्काइमा सुना है, फ्लोएम पेरेन्काइमा सुना है? ठीक है, एक एग्जांपल है इसमें जाइलम पेरेन्काइमा। जाइलम मोस्टली किससे बना होता है? डेड टिश्यू से बना होता है। बाकी 3 टाइप के डेड होते हैं, एक क्या होता है उसका? लिविंग होता है। जाइलम खुद तो क्या करता है? अपराइट, डाउनराइट तो करेगा नहीं कभी, यूनिडायरेक्शनल होता है। ऊपर से करेगा, साइड से पानी पहुंचाना कौन पहुंचाएगा? हाँ, यही होता है वो जाइलम का वो पार्ट। देखो आपने यहां तक तो पहुंचा दिया, ऊपर पहुंचा दिया, आगे डिस्ट्रीब्यूट करवा दिया। अरे भाई स्टेम में साइड में कौन पहुंचाएगा पानी? है ना। आपने तो बीच में क्या बोलते हैं, पाइप लगा दी कि चलो जी ऊपर तक, बीच के पैसे मर गए बेचारे,
कहेंगे भाई कमाल करते हो यार, हर जगह पहुंचा रहे हो, हमें मार रहे हो। तो क्या चाहिए? रेडियल कंडक्शन चाहिए। क्या चाहिए? रेडियल कंडक्शन में तो रेडियस में कंडक्शन, रट्टा नहीं मारना है, रेडियस में कंडक्शन। कौन करवाता है? ठीक है, वो क्या बोलते हैं ऐसे करके, जो जाइलम फ्लोएम के वो होते हैं, बंडल्स होते हैं, तो उनकी जो सेल्स प्रेजेंट होती हैं पेरेन्काइमा की, वो क्या करवाती हैं? रेडियल कंडक्शन करवाती हैं, रेडियल कंडक्शन ऑफ वाटर। क्या ये पीवाईक्यूज में आया हुआ है? आप बताओ, या नहीं आया हुआ? क्यों नहीं आएगा भाई, इतना बढ़िया क्वेश्चन है। छोटी सी लाइन में क्वेश्चन आते हैं। रेडियल कंडक्शन ऑफ वाटर, जाइलम पेरेन्काइमा। अब जाइलम पेरेन्काइमा बस एक पतली सी लाइन में प्रेजेंट होता है, इसलिए क्या बोलते हैं उसको? रे पेरेन्काइमा बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? रे पेरेन्काइमा। जाग गया? बढ़िया। कोई नींद विंद आ रही है तो कोई गद्दा वगैरह लेके आया? कोई तकिया के कौन कौन लेके आया? एक आधा बंदा तकिया ले आया करो भाई। कई बंदे बेचारे रात भर बहुत मेहनत करते हैं, तो कई बार हो जाता है ऐसा, है ना? समझ में आया कि नहीं? इधर कोई परेशानी तो नहीं है? यहाँ पे मेरी तरह लस्सी तो नहीं पिया है? ज्यादा लस्सी तो नहीं पी गया है? क्या भी थी? हैंड्स प्रूव्ड। जरूरत नहीं है कुछ, है ना? हो गया। वो 3 डॉट नहीं लगाते ऐसे करके? प्रूव्ड, है ना? अब मेरे को पूरे मैथ में ना यही आता था मेरे को, एट द एंड बीच के स्टेप नहीं है, नीचे लिखो हैंड्स प्रूव्ड, खत्म। ये लो भाई, काम खत्म। और कई बच्चे वहां पे क्या बोलते हैं, वो टीचर के पास खड़े रहते थे कि सर स्टेप के नंबर तो मिलने चाहिए, और वो बोलेगा भाई मुजरा थोड़ी चल रहा है यहाँ पे, जो स्टेप के नंबर मिलेंगे, मैथमेटिक्स है ये, यहाँ पे कितने स्टेप करो, अगर आपको सारा कुछ ठीक करना है तभी चलेगा। इसी वजह से मेरे पास निंजा टेक्निक थी, मैंने कहा जाऊंगा नहीं इसके पास में। मेरे 10th क्लास में मैथमेटिक्स में 100 में से 37 थे। आपको लगता है कि वो 37% हैं, मेरे हिसाब से बहुत थे वो, क्योंकि मैं 40 मार्क्स का ही करके आया था और इतना ही पढ़ के गया था। तो 37 आउट ऑफ 40 है मेरे हिसाब से। तो इंटरनल नहीं होते थे उस टाइम, उधर मिल गए सो मिल गए, नहीं तो गए। और कमोबेश तब भी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे मेरा 3rd नंबर था, तब भी, क्योंकि साइंस में 90 से ऊपर चल रहे थे, ठीक है, और बाकी सब्जेक्ट्स में क्या बोलते हैं 80 से ऊपर चल रहे थे। और कमाल की बात है, मेरे टोटल जो परसेंटेज बने थे 10th में, ओनली 64% बने थे। यस, तब भी मैं 3rd था। बहुत टफ पेपर होते थे उस टाइम, नंबर ही नहीं देते थे वो। वहां पे क्या बोलते हैं, सारे तलवारें और बंदूकें क्या बोलते हैं बच्चे के ऊपर तन जाती थी। ले बेटा तू पढ़ के दिखा, नहीं पास होके दिखा दे तू, बोले। और HBSC, हरियाणा बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन, स्टेट बोर्ड वैसे भी नहीं देता, ठीक है। 5th क्लास में बोर्ड, 8th क्लास में तब बोर्ड, 10th क्लास में बोर्ड, अब फिर बोर्ड। तो सब जगह बोर्ड ही बोर्ड चल रहा है हमारा। 12th में बोर्ड, फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने की वो इतनी वो होगी कि अगर कोई किसी जगह पे एडमिशन होना है तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है तो ठीक है, लग रहा है कि हाँ भाई कुछ ठीक होगा यहाँ पे। अदरवाइज क्या बोलते हो, मेरिट बेस पे सब कुछ है तो लगेगा कि नहीं यहाँ पे भीड़ अच्छी नहीं आने वाली, पता चल जाता है। तो मैंने एडमिशन यूनिवर्सिटी से उसमें दिए थे। फिर एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी थी, उसमें मैंने फॉर्म भरा था मैंने, ठीक है। मैंने GNU में भरा था, DU में भरा था। DU तो उस बेस पे ले रही थी, मेरिट बेस थे, तो मैंने GNU और IIT कानपुर सबके लिए मैंने भरा था मैंने। तो मैंने कोई एग्जाम नहीं छोड़ा था मैंने,
कोई भी एग्जाम नहीं छोड़ा था मैंने, कोई भी एग्जाम। क्या बोलते हैं घर वाले, क्या है कहाँ जा रहा है, मैं उसका फॉर्म, तो फॉर्म भरवाना था, ये पैसे दे दो, बोले हाँ ठीक। वो कभी मना नहीं किया, उन्होंने पता कि एग्जाम निकाल देगा ये। मेरे पास अभी भी सबके क्या बोलते हैं आईआईटी कानपुर के भी इन्विटेशंस हैं। वो जब भी क्या बोलते हैं, वो गांव में जो पोस्ट ऑफिस वाला नहीं होता, वो पोस्टमैन होता, लेके आता, अरे आईआईटी कानपुर का है, कुछ मिठाई खिलाओ कुछ। वो कम से कम 17-18 बार तो मिठाई खा गया वो, क्योंकि आईआईटी कानपुर का आया था, जेएनयू का आया था, आईआईएससी बेंगलोर का आया था, सीएसआर नेट का आया था। कुछ भी नहीं छोड़ा था मैंने, कोई भी नहीं छोड़ा था, कोई इंटरव्यू नहीं छोड़ा था। सी मैप का, सीसीएमबी, सीसीएमबी में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग होती है आज भी। यस, सेंटर फॉर सेल एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी हैदराबाद, सीसीएमबी, ठीक है। डीआरडीओ, डीआरडीओ में रैंक 1 था मेरा, रैंक 1 था डीआरडीओ। और क्या चीज नहीं, और सिर्फ मेरा एक ही काम था, पढ़ना, बस पढ़ता रहता था, और वो भी चुपचाप। वो जो 3 इडियट मैंने देखा था, वो खुद पढ़ता रहता था, वो दूसरों के क्या बोलते नीचे पैरों की तरफ वो मैगजीन सरका देता था। मैं सारा दिन कह रहा था, सारा दिन हाँ क्या पढ़ रहे हो फालतू में, क्या चीज में लगे हुए, सब कुछ ऐम ही है। और जैसे क्या बोलते हैं बैठता, उसके बाद में लाइब्रेरी में बैठ जाता जाके। मैं 8 बजे खाना खा के सब पब्लिक सो जाती हॉस्टल में, अरे चलो, एक दोस्त था मेरा जिसका नाम है बाबा, फिर हम दोनों चलते थे, चलो। फिर वहां से 2-3 बजे आते थे हम, और फिर से क्या बोलते हैं 9:10 पे क्लास होती थी, हम 9 बजे उठते थे, 9 बजे उठते थे हम, 8:30-9 बजे, मतलब 10 से 15 मिनट के अंदर क्या बोलते हैं बिल्कुल फिर से रेडी, और जाओ चलो। बस इतना पता था कि जो सबसे जो कोर स्ट्रेंथ है ना, जो कोर स्ट्रेंथ जो है, मुझे पता था कि स्टडी दे सकती है और कुछ नहीं दे सकता। बाकी मैं किससे क्या बात कर रहा हूँ, कोई मेरा दोस्त रहे ना रहे, कोई मेरे क्या बोलते हैं आसपास हो या ना हो, बट मेरे को एक चीज़ पता है, ये कहीं नहीं जाएगी मेरी, और कहीं नहीं जाती सीरियसली। अब लग रहा है कि सच में कहीं नहीं जाती। वो जो टैग जब कहीं मैं लगा देता हूँ, ठीक है, तो वो सामने वाला सोचता है कि नहीं ठीक है, वो विद रिस्पेक्ट बात करता है वो, और बंदे को ये चाहिए होती है, नहीं तो करना क्या है, यस और नो। तो और एक चीज बताऊं मैं, रैंक की ना खुशी बहुत होती है, बहुत खुशी होती है। मतलब आप ये जो सोशल मीडिया से रिलीज होने वाला डोपामाइन है ना, वो उसके सामने कुछ भी नहीं है। वो जो आपके सामने टेंजिबल फॉर्म में जब आप घर जाते हो, तो क्या बोलते हैं, मेरे को याद है कि जब मेरी वहाँ पर उस टाइम मैंने एग्जाम दिया था, CSIR नेट का एग्जाम दिया था, ये उसके लिए होता है लेक्चरशिप, और ऑल ओवर इंडिया में जो जितनी भी यूनिवर्सिटीज़, और एक तो लेक्चरशिप होती, यूनिवर्सिटीज़ में क्या बोलते हैं प्रोफेसर के लिए एग्जाम होता है नेट का, और रिसर्च के लिए होता है, ठीक है। वो मेरे फील्ड में था, ऐसा नहीं है कि आप नहीं दे सकते, MBBS के बाद भी दे सकते हैं, MBBS वाले बच्चे भी उसको एग्जाम को दे सकते हैं, अगर उनको रिसर्च ग्रांट चाहिए होगी, जैसे कि उनसे उससे मिलती है 35 से 40,000 पर मंथ मिलता है उससे, एक एग्जाम देने के बाद, मतलब, ठीक है। और फिर जब 12 महीने कंप्लीट हो जाते हैं, फिर सीधी 1 टाइम अमाउंट मिलती है 70,000 के अराउंड। तो मैं एग्जाम की तैयारी कर रहा था, तो मेरी रैंक आई थी 62। जब मैं यहाँ से गया था, दिल्ली में एक छोटी सी जगह है कालूसराय, सुना है, उसमें एक छोटा सा रूम था 10x8 का, उसमें अकेला रहता था। उसमें मेरे सामने एक और थे जिसको मैं बोलता रैना साहब, तो वो भी पढ़ते रहते थे सामने, मैं भी पढ़ता रहता था अपना। रात के 3-4 बजे चलो मैगी बना लेते हैं, तो 5 बजे सोते थे हम एवरीडे, यानी कि 18 घंटे से ज़्यादा हमारी क्या चलती थी, स्टडी चलती, सिर्फ और सिर्फ। ये पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ मैं, ये कोई ऐसा नहीं है कि मैं खुद को वो कर रहा हूँ, ये जस्ट एक अनुभव है कि आप भी कर सकते, कोई भी कर सकता है। मैं भी इंसान खड़ा हूँ, देख लें सामने, कोई ऐसा तो है नहीं कोई इंसान, कोई और कोई इंटेलिजेंट कुछ होते, कोई इंटेलिजेंट नहीं होता, इट्स जस्ट ए हार्ड वर्क। अलग पांडे सर का भी क्या है, आप बताओ, हार्ड वर्क है ना, यस और नो, या फिर IQ है और IQ से क्या वो सब कुछ कर लिया, ऐसा कुछ नहीं होता। हार्ड वर्क जो देता ना, वो कुछ नहीं दे सकता वो। जब मैं यहाँ से पैक करके सामान चला गया दिसंबर को, मेरे को याद है 18 दिसंबर 2011 को एग्ज़ाम था, मैंने पैक किया, घर पे क्या बोलते हैं यहाँ से घर गया, घर वाले कहते क्या है, मैंने कहा एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा। उसके बाद आंसर की आती है बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स की, मैं उसमें फेल था, बट मेरे को इतना कॉन्फिडेंस था कि मैंने कहा रैंक आएगी, पहले से श्योर था। मुझे पता था कि आउट ऑफ 200 जो कट ऑफ जाती है वो जाती है 100 मार्क्स की, 50%, मतलब इससे कम वो नहीं है।
और मैक्सिमम जिसकी सबसे हाईएस्ट होती है वो 60% होता है। कितना होता है? इससे ज्यादा नहीं, इससे ज्यादा आते नहीं है, आ ही नहीं सकते, डिजाइन ही ऐसे होता है वो एग्जाम। तो मेरे उसमें 112 मार्क्स थे, 112, यानी कि 50 से काफी ऊपर था मैं। कितने हो गए? 56%। मेरी रैंक आई थी 62, बट मेरा टारगेट पता क्या था? टॉप 100 का था, क्योंकि अगर सॉरी टॉप 10 का था। मैं एक क्वेश्चन गलत हो गया बस मेरे से, सिर्फ एक क्वेश्चन गलत हो गया 2 मार्क्स का, बस इतने से ही, हाँ इतना फर्क होता है, एक क्वेश्चन, वो भी क्या बोलते हैं 2 मार्क्स का गलत हुआ था। टॉप 10 में फेलोशिप 35,000 नहीं होती, 50,000 पर मंथ होती है, और जो साल का बोनस मिलता है वो 2 लाख से भी ज़्यादा मिलता है। उस फेलोशिप का नाम होता है SPM। SPM आगे MBBS वालों को ही मिलती है, वो MBBS वाले बच्चे भी उसको लेते हैं, यानी कि जो MD कर रहे होते हैं तो उसमें भी वो क्या बोलते हैं, वो फेलोशिप ले रहे होते हैं। SPM का मतलब है श्यामा प्रसाद मुखर्जी फेलोशिप। तो टारगेट रखा हुआ था टॉप 10 का, और आया 62। दुख तो हुआ, बट जब मैं घर गया, जब रिजल्ट आया हुआ था, घर जब मैं बैठा तो शायद मैं किसी से मिल ही नहीं पाया ढंग से, क्योंकि इतने लोग इकट्ठे हो गए थे मतलब घर पे, और बस मैं कोने में बैठा हुआ था और बस खुशी के आंसू थे गिर रहे थे। मतलब मैं देख रहा था कि कैसे मतलब चीज़ें अचीव हुई हैं लाइफ में। मैंने कोई स्टोरी नहीं सुनता था, मैं कोई मोटिवेशन स्टोरी नहीं, कुछ भी नहीं। बस मेरा एक काम था, बाहर जाता था, क्या बोलते हैं, कुछ वो लोग देखता, फिर मैं कह रहा ये पढ़ रहे हैं, मुझे पढ़ना है, बस आगे किताब उठा चल लो। 18-19 घंटे, मतलब 5 घंटे की नींद रह गई थी एंड में, और 6 से 7 किलो वजन कम हो गया था, क्योंकि रात को खाना खाना इसलिए बंद कर देते कि खाना खाने से नींद आएगी, काम करते हैं बस, जूस पी लेते हैं बस, ऐसा था कि नींद ना आ जाएगी। उसके बाद जरूरत ही नहीं पड़ी कि पीछे देखने की, फिर उसका जो एग्जाम क्लियर हो, कुछ नहीं छोड़ा। वो एक एग्जाम बैरियर की तरह होगा, वो सारे एग्जाम खत्म, उसके बाद कुछ नहीं छोड़ा। IIT के इंडिविजुअल एग्जाम्स जो PhD एग्जाम होते हैं वो थे, IIT दिल्ली के थे, GNU का था, दिल्ली यूनिवर्सिटी का था, DRDO का था, ठीक है, CCMB, IISc बेंगलोर, किसी का नहीं छोड़ा था। आज भी क्या बोलते हैं, उनके इन्विटेशन लेटर दिए हुए हैं, वो टॉप 100 को ही बुलाते हैं ऑल ओवर इंडिया। आप हमारे यहाँ पे आके रिसर्च कर लो, टॉप 100 ब्रेन को बुलाते हैं, वो खुद इन्वाइट करते हैं, बाकी फॉर्म भरते हैं, वो इन्वाइट करते हैं। तो घर पे अभी भी फाइल पे वो लिखा रहता है, अच्छा ये IIT कानपुर का इन्विटेशन है, तो कभी आज भी मतलब वो लगता है कि हाँ मतलब हमने मेहनत की थी, अच्छा लगता है। देखो जब आप रिजल्ट देखोगे ना, तो वो रिजल्ट का प्रिंट आउट निकालोगे, वो एग्जाम क्रैक होता है ना, प्रिंट आउट लग के ना फाइल में लग जाता है वो, उसको देख के आप प्राउड फील करते हो कि देखो ये मैंने मेहनत की थी, देखो मेरे रिजल्ट है, ये मेरा एक वैलिड, एक मेरे पास सर्टिफिकेट है जो लोगों को, मेरे से और मेरे को लोगों से डिफरेंशिएट करता है कि मैं अलग हूं। उसकी फीलिंग अलग होती है। खूब करो, खूब मेहनत करते रहो। नहीं नहीं नहीं, उसके लिए नहीं गया मैं, वो फाइनेंशियल रीजन की वजह से नहीं गया, नहीं तो मैं एग्जाम अगर वो भी होता तो वो भी क्लियर कर लेता। एक्चुअली हुआ था क्या कि मैंने भी वही 11th-12th के लिए बात की थी, मैंने 11th में हुआ तो जैसे 12th में पहुंचा तो मैंने कहा भी मेरे को भी तैयारी करनी है CBSE AIPMT की। तो घर वाले कहते, 2-3 बंदों से डिस्कस किया तो कहते हाँ ठीक है बात नहीं कर लेंगे। बट शाम को क्या हुआ कि मैं बैठा हुआ था ऐसे, मम्मी पापा सुन ले, कहते अच्छा ठीक है ये इतनी फीस है तो वो बाकी पैसे फिर कहाँ से जुगाड़ करने हैं, वो कहते वो उससे ले लेंगे, फिर वो उससे ले लेंगे। मैंने कहा, फिर मैंने वो अगले दिन मैंने बोला कि मैं कहा मम्मी मेरे को मन नहीं कर रहा है डॉक्टर बनने का, ऑल तो मन तो करता ही है, 11th-12th हम लेते क्यों हैं आप बताओ ना, हम मेडिकल चूज ही क्यों करते हैं, वैसे आप बताओ पहला रीजन क्या था, फर्स्ट रीजन था क्या था? बट खुशी ये हुई थी कि मैंने एम्स का एग्जाम भी दिया था, PhD का मेरा क्रैक हो गया था, ये था। तो मेरे को लगा कि मैं ऐसे नहीं पहुंचूंगा तो ऐसे सही पहुंचेंगे तो जरूर। बस MBBS एक क्या है, एक शॉर्ट वे है बहुत जल्दी पहुंचने का। जैसे मैं, अगर आप 12th के बाद BSc करते हो, MSc करते हो, आपके बाद फिर BSc करते हो पहले, फिर आपको लगता है अब इसके बाद क्या, फिर MSc करते हो, फिर आप उसको लगता है कि इसके बाद क्या। अब बहुत से बच्चे PhD करते हैं, उनको उसके आगे भी नहीं पता था कि इसके बाद क्या। बट आप जैसे MBBS फर्स्ट ईयर में स्टेप लेते हो
तो आपको पता है कि इसके बाद क्या, क्लियर पता होता है आपको, बिल्कुल हार्ड एंड फास्ट पता होता है कि इसके बाद ये एमबीबीएस कंप्लीट होगी तो मैं डॉक्टर हूँ, क्रिस्टल क्लियर होती है। अब 12th के बाद ही आपने सक्सेस के ऊपर पैर रख दिया, सारी चीजें इलिमिनेट कर दी, आपके स्ट्रगल इलिमिनेट कर दी, इसके बाद आप 5 साल है बस वही है। वो आपको 3 साल बीएससी के बाद कहाँ जाएं, एमएससी के बाद कहाँ जाएं, अब क्या करें, अब क्या करें, वो एक समस्या का निवारण है, एक एग्जाम, वंस इन लाइफ एग्जाम क्लियर करो, खत्म। अब इसके बाद सर लोग एमएससी और एमडी के लिए फिर मेहनत करनी पड़ती है, उस जब इतनी मेहनत करने की आदी हो गए तो वो कुछ नहीं बचता, वो इतना टफ एग्जाम नहीं होता, वो आपका एक्सपीरियंस बेस पे होता है। लोगों को लगता है बहुत टफ होता है, नहीं, इससे टफ नहीं होता, इसमें फिजिक्स और केमिस्ट्री भी है, उसमें सिर्फ और सिर्फ क्या होती है, आपकी एमबीबीएस की नॉलेज होती है, बस दैट्स इट। वो एग्जाम ईजी होता है, निकाल लेते हैं, वो कहीं ना कहीं आपको मिल ही जाएगा। तो ये एक्चुअल में लोग कहते हैं कि नीट का एग्जाम बहुत टफ है, स्ट्रगल बहुत ज्यादा, नहीं, गलत सोचते हैं। बीएससी के बाद क्या, कितना डायलेमा है, श्योरिटी नहीं है, कितना स्ट्रेस है, घर वालों को ही नहीं पता क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहा। एमबीबीएस फर्स्ट ईयर में बात खत्म, क्लोज, फाइल क्लोज, डॉक्टर जी, बात ही खत्म। कितना क्लियर वे है, यस और नो। इसी वजह से प्रोफेशन जो है हमारा इमोशन होता है। 11 मुझे पता है मेडिकल जो बंदा चूज करता है वो प्रोफेशन की वजह से नहीं करता, मुझे इसका पता है मेरे को। एक सिंगल बच्चा ये नहीं बोलेगा कि मैं डॉक्टर बन के क्या बोलते हैं मैं अरबपति बनूंगा, एक बच्चा नहीं बोलेगा उसको, वो इमोशन से करता है कि मेरे को डॉक्टर बनना है क्योंकि मेरे को ये सब्जेक्ट अच्छा लगता है। यस और नो, एग्री करते हो इसके साथ, आप एग्री करते हो कि नहीं करते हो? इसी वजह से क्या बोलते हैं, जो हम मेडिकल वाले हैं थोड़े से इमोशनल होते भी हैं, ठीक है, क्योंकि हमें इमोशन बेस पे वो करते हैं, बट वो उसी इमोशन के बेस पे अब स्ट्रॉन्ग इमोशन इकट्ठी करनी है, वापस धमाका, समझ में आया, सीधा धमाका, मजे आते हैं बहुत। जब कोई कहते ना कि अरे शर्मा जी के बेटे ने तो वो कर दिया, आपने क्या कर दिया, अरे नीट में इतना रैंक है भाई, चुप रहे, और तो शर्मा जी का मैं वही शर्मा जी का बेटा हूँ, ठीक है, जिसकी वजह से बहुत लोग गालियां खाते हैं। कई बार किसी शादी में जा रहे होते हैं, अरे वो देखो वो उसके आया, और बेटा ये देखना हमारे बेटे को समझा दे, मैं कहा भाई इसको तरस खा जान जीन दो, ये तो मेरे अगेंस्ट नफरत करेगा, कोई ये मन पे दिख जाता है, इसके नाम पे गालियां हमें पड़ जाती हैं, ये शादी में नहीं आए तो ठीक है ना, पेरेंट्स करते हैं ना यूजुअली, और अरे उसको पता है इसको, भाई बेटा हमारे बच्चे को समझाना, कुछ ऐसे आगे कर देंगे, बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसे करके आगे करते हैं, ऐसे जा 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 जा। पेरेंट का ईमा सॉफ्ट टिश्यू होता है, ये हार्ड टिश्यू नहीं होता, ये फ्लेक्सिबल होता है। क्या होता है ये? फ्लेक्सिबल होता है, ये फूड स्टोरेज कर सकता है। इसके कई टाइप होते हैं, सिलेबस से बाहर हो गए आपके, प्रोसेन काइमा, एरेन काइमा, ठीक है, आपके सिलेबस से बाहर है, बस खत्म, मैं तो करवा दूंगा, मेरे को क्या है। बोलो। सिक्रीशन मेंशन करता है, यस। अच्छा, आपने कभी संतरा खाया है ना? संतरा खाने के बाद हम क्या करते हैं, उसको छील देते हैं, संतरा खा भी लेते हैं, या किन्नू किन्नू खास करके, और वो छिलका होता है चलते फिरते किसी कारण आंखों पे लगा देते हैं, यस और नो? तो जो ग्लैंड्स होती हैं वो सिक्रीशन करती हैं, वो पेरेन्काइमेटोस होती हैं। क्या होती हैं? लिविंग सेल होती हैं, पेरेन्काइमेटोस होती हैं। समझ में आया? उसका मतलब ये होता है। तो सिक्रीशन भी करता है, इन जनरल बता देता है वो। वैसे क्या बोलते हैं, जो सिक्रीशन करने वाला टाइप का जो पेरेन्काइमा है उसका नाम होता है इडियोब्लास्ट। उसका नाम क्या होता है? कहीं ना कहीं दूसरी बुक्स में देखा होगा आपने, ट्रू मैन या इन बुक्स में देखा होगा आपको, बट अभी रेलिवेंट नहीं है आपके लिए, ये आपके लिए रेलिवेंट नहीं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। सॉफ्ट टिश्यू है, मोस्टली जो प्लांट का जो 70% से भी ज्यादा टिश्यू होता है वो किससे बना होता है? पेरेन्काइमा से बना होता है, मोर देन 70%। फिर इसके बाद कौन सा आता है हमारा? कोलेनकाइमा आता है। चलो भाई हम कोलेनकाइमा देख लेते हैं। अच्छा, कोलेनकाइमा स्टार्ट करने से पहले कई छोटे बच्चे या फिर कई बार आप भी करते हो ऐसा, ठीक है, ऐसे क्या बोलते हैं, वो पेड़ होते हैं जो हल्के से लास्ट जो नीचे वाली टहनी होती है उसको ऐसे पकड़ लेते हैं, और किसी बंदे को बोलते हैं इसको पकड़ना, और वो बंदा पकड़ता है, लटक जाता है। कई करते हैं, महान आत्माएं बहुत करती हैं, खास करके जो क्या बोलते हैं, जब गांव में किसी के घर जाते हैं हम, तो वहां पे पेड़ देख रहे हो तो बिल्कुल लटक रहे होते हैं बच्चे, देखो टूटता नहीं है वो, और कई छोटे बच्चे हल्के हल्के ऐसे होते हैं उसी के ऊपर लटक जाते हैं ऐसे करके, झूल झूल रहे होते हैं ऐसे करके, है ना। प्लांट जिंदा भी है, वो हार्ड नहीं है, फ्लेक्सिबल भी है, स्ट्रांग भी है। बहुत हवा चलती है, तेज हवा चलती है, वो ऐसे झुक जाते हैं प्लांट पूरा फ्लेक्सिबल, दोबारा फिर से हो जाते हैं। वो किसकी वजह से होता है? वो
स्ट्रॉन्ग भी है, लिविंग भी है, फ्लेक्सिबल भी है। एक क्वेश्चन आया वो पीवाईक्यूज में कि मैकेनिकल टिश्यू जो मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है बट फ्लेक्सिबल है बट लिविंग है, तो वो कौन सा है? वो कॉलनकाइम है। ये क्वेश्चन पीवाईक्यूज में आया हुआ है, यस और नो? कितना सिंपल दिया हुआ है। हम किसी प्लांट को ऐसे करके घुमा देते हैं, प्लांट फिर से बिल्कुल सीधा हो जाता है। अगर वो बिल्कुल हार्ड बना होता, लिग्नेंट से बना होता या वुड से बना होता प्रॉपर्ली सारा कुछ, तो वो टूट जाता। अब लकड़ी वाले प्लांट को आप तोड़ सकते हो जो अर्ली स्टेज में होते हैं। अच्छा एक एग्जांपल बताता हूं आपको। फॉर एग्जांपल एक छोटा सा सीड है, सीड से क्या बना? एक छोटा सा प्लांट बना। अब होता क्या है, कई बार इसके ऊपर गाड़ी चली जाती है, पूरा बिल्कुल क्या बोलते हैं, प्लांट पूरा बेंड हो जाता है और फिर से कुछ दिन बाद क्या होता है, खड़ा हो जाता है। यस और नो? अगर ये बिल्कुल हार्ड होता, फ्लेक्सिबल ना होता, तो ये मैकेनिकल फोर्स से टूट जाता, ब्रिटल हो जाता। क्या हो जाता है? ये ब्रिटल। बट इसमें इलास्टिसिटी, प्लास्टिसिटी नहीं, इलास्टिसिटी, प्लास्टिसिटी अलग चीज है, वो प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में पढ़ेंगे हम। इसमें इलास्टिसिटी कौन प्रोवाइड करता है? बट मैकेनिकल सपोर्ट कौन प्रोवाइड करता है? कॉलनकाइम। बट ऐसा क्यों, उसके पास ऐसा क्या है, वो हम देख लेते हैं, वो हम देख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले इसकी जो सेल्स होती हैं आइसोडायमेट्रिक होती हैं। क्या होती हैं? और जो कॉर्नर में उसके, अच्छा कैसे भी हो सकती हैं, रेक्टेंगुलर भी हो सकती हैं, याद रखना, राउंड भी हो सकती हैं, रेक्टेंगुलर भी हो सकती हैं, पॉलीगोनल भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, बट होती है आइसोडायमेट्रिक। होती क्या है? अब इसकी जो सेल वॉल होती है वो सेलुलोज की बनी होती है, ठीक है, बट उसके बाहर एक और लेयर होती है, और बीच में ये भी क्या बोलते हैं, पूरा पूरा स्पेस जो होता है बिल्कुल क्या होता है, भरा होता है। ठीक है, सबसे पहले क्या बोलते हैं, सेलुलोज, और प्लस में क्या बोलते हैं, पेक्टिन। तो इसका मैं दूसरा नाम बोल देता हूं, क्या? पेक्टो सेलुलोज। क्या थी? पेक्टो सेलुलोज। ठीक है, ये वर्ड आता है, कई बार हम पढ़ के चले जाते हैं सेलुलोज प्लस पेक्टिन, और वहां पे लिखा होता है पेक्टोसेलुलोजिक सेल वॉल इज प्रेजेंट इन। अब बोलो ये तो पढ़ा नहीं था, थोड़ा सा इधर पूछ लिया, काम खराब। तो वो चीज फोकस रखना है आपको कि ये क्या बोल रहा है, पेक्टिन प्लस सेलुलोज बोल रहे हैं। तो पेक्टिन की वजह से फ्लेक्सिबिलिटी आती है। किसकी वजह से आती है? पेक्टिन की वजह से। और ये लिविंग होती हैं, ये सेल्स क्या होती हैं, लिविंग होती है, यानी कि इनके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। समझ में आया कि नहीं है? तो न्यूक्लिएटेड होती हैं, स्ट्रॉन्ग होती हैं, बट फ्लेक्सिबल होती हैं। ठीक है, वैक्यूलेशन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। कॉलनकाइमा स्ट्रॉन्ग बट फ्लेक्सिबल। इसी वजह से एनसीईआरटी पता क्या बोलती है कि ये ग्रीन स्टेम में प्रेजेंट होता है, डाइकॉट में। डाइकॉट के जो ग्रीन या यंग स्टेम होता है, यस और नो? यानी कि अभी जब क्या बोलते हैं प्लांट कि अभी सेकेंडरी ग्रोथ नहीं हुई है, अभी प्लांट अभी यंग स्टेज में है। समझ में आया? तो इसके क्या बोलते हैं, जो स्टेम में प्रेजेंट होता है, ये यंग स्टेम में फ्लेक्सिबल होता है। स्टेम क्या होता है, बाद में क्या बोलते हैं, सेकेंडरी ग्रोथ हो जाएगी तो वैसे हार्ड हो जाएगा, वैसे कोई छेड़ नहीं पाएगा उसको। बट अर्ली स्टेज में वो स्ट्रॉन्ग भी होना चाहिए और फ्लेक्सिबल भी होना चाहिए। तो अर्ली स्टेज में स्ट्रॉन्ग एंड फ्लेक्सिबिलिटी कौन देता है उसको? कॉलनकाइमा। और एनसीईआरटी लिखती भी है कि यंग डाइकॉट स्टेम में प्रेजेंट। देखना कहीं गलती तो नहीं कर दी मैंने, यंग स्टेम में। ठीक है, अब ये जो पिटियोल है ये वाला, कि कोई पत्ती तोड़ के ना ले जाए फालतू में, उसमें भी ये फ्लेक्सिबिलिटी बट स्ट्रॉन्ग प्रोवाइड करता है। देखो अगर स्ट्रेंथ नहीं होगी तो पत्ती टूट जाएगी, अगर फ्लेक्सिबल नहीं होगी तो हवा तोड़ देगी उसको। तो स्ट्रॉन्ग एंड फ्लेक्सिबल दोनों होना चाहिए, यानी कि हवाओं से भी क्या बोलते हैं उसको, बचना है। समझ में है? तो ये जो पिटियोल है, जो पिटियोल है, इसमें भी क्या प्रेजेंट होता है? अच्छा, यंग स्टेम क्यों बोलता है? ग्रीन स्टेम में फ्लेक्सिबिलिटी देता है ये। बाद में लेटर स्टेज में तो डाइकॉट स्टेम में क्या हो जाएगी, क्या हो जाएगी? अच्छा, आपने जितने भी डाइकॉट प्लांट सुने, डाइकॉट प्लांट में क्या बोलते हैं, स्टेम में बाहर की तरफ की लेयर क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं? और यहां की साइड्स की जो लेयर होती है पूरी पूरी, ये कौन सी होती है? कॉर्टेक्स होती है। यस और नो? यस और नो? जो आउटर कॉर्टेक्स होती है वो कॉलनकाइमेटोस होती है।
एनसीईआरटी लिखती है, पता कहां लिखती है इसको? आप डाइकोट स्टेम की एनाटॉमी में जाना, देखो 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 ना, देखो देखना कुछ लिख रहा है वहां पे, क्या लिख रहा है? हाइपोडर्मिस। इस चीज को कनेक्ट करो, यंग स्टेम में फ्लेक्सिबिलिटी कौन देता है? कोलेनकाइमा देता है। अच्छा फिर मेरे को ये बताओ, मोनोकॉट में हाइपोडर्मिस स्क्लेरेनकाइमा की क्यों बनी होती है? क्या कारण है? मोनोकॉट्स जो होते हैं उसमें जो हाइपोडर्मिस है, ये हाइपोडर्मिस होती है। एक्चुअली पता है क्या होता है, जो कॉर्टेक्स होता है ना, कॉर्टेक्स वो 3 रीजन में डिवाइड होता है, आउटर मोस्ट कॉर्टेक्स, मिड कॉर्टेक्स और इनर मोस्ट कॉर्टेक्स। किसमें होता है? और इनर मोस्ट कॉर्टेक्स को हम क्या बोलते हैं? एंडोडर्मिस बोलते हैं। ये हो गया मिड सॉफ्ट कॉर्टेक्स, ये कोलेनकाइमा का बना होता है, सॉरी ये किसका बना होता है? पैरेन्काइमा का बना होता है। और हाइपोडर्मिस किसकी बनी होती है? यस और नो? किसकी बनी होती है? कोलेनकाइमा की बनी होती है। यस और नो? मोनोकॉट में स्क्लेरेनकाइमा की क्यों बनी है? एक कारण बता सकते हो? रटिफिकेशन तो करनी नहीं है, चलो बताओ। अच्छा मोनोकॉट में ग्रोथ होती है, सेकेंडरी ग्रोथ? क्या उसमें स्टील होता है अंदर की तरफ, बहुत हार्ड वुड बनती है? आप बताओ। वुड बनती है मोनोकॉट में? वीट में वुड बनती है? वीट पोएसी फैमिली बनती है? तो जब बेचारे प्लांट के पास कोई हार्ड कोई टिश्यू ही नहीं है, स्टील नहीं है उसमें, सेकेंडरी ग्रोथ नहीं है, तो कहीं से तो बचाएगा ना खुद को भाई, ऐसे तो फिर मर जाएगा वो। सारा का सारा उसके अंदर सॉफ्ट टिश्यू भरा हुआ है। तो उसके पास एक निंजा टेक्निक है, हाइपोडर्मिस को क्या कर लो। अच्छा गन्ना छील के खाया कभी? जैसे उसका छिलका खाते हैं ऐसे करके और अंदर की तरफ देखते हैं कितना हार्ड होता है वो, बाहर का भी हार्ड होता है। ये क्या होती है? स्क्लेरेनकाइमा तो होती है। खा के देखो उसको, कभी पता लग जाएगा। किसी गन्ना क्या बोलते, किसी सिर पे मारो सिर फूट जाए स्क्लेरेनकाइमा की वजह से। समझ में आया कि नहीं आया? पर हमें तो रट्टा मारना है यार, बस रट्टा, उसका निमोनिक्स बना, मोनोकॉट्स में स्क्लेरेनकाइमा है और डाइकॉट में कोलेनकाइमा। अरे इनके पॉइंट ऑफ व्यू से देख लो कोई, ये बेचारों का कसूर क्या है ये तो बता दो है। कोलेनकाइमा स्ट्रॉन्ग होते हैं बट फ्लेक्सिबल होते हैं, प्रेजेंट इन यंग स्टेम एंड पिटियोल ऑफ लीफ, पिटियोल ऑफ लीफ। समझ में आया? और हाइपोडर्मिस ऑफ व्हाट? हाइपोडर्मिस ऑफ डाइकॉट स्टेम इज व्हाट? तो हमने अब ये कर लिया ऑलमोस्ट, आपने देखा होगा ऑलमोस्ट हमने एनाटॉमी कर ली है। किसकी कर ली है? डाइकॉट स्टेम की एनाटॉमी कंप्लीट हो रही है। देखो इसके बाद है हमारी, थैंक यू नहीं, नो 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 नो, अभी थैंक यू नहीं, मेरे मुंह से निकल गया। स्क्लेरेनकाइमा क्या है? स्क्लेरेनकाइमा डेड है, डेड है। होता क्या है एक्चुअली, फॉर एग्जांपल कोई भी सेल, चाहे वो ऐसी हो चाहे वो ऐसी हो, अब क्या बोलते हैं, होता क्या है इस केस में? होता ये है कि बहुत ज्यादा लिग्निफाइड हो जाती है। बहुत ज्यादा क्या हो जाती है? लिग्निफाइड बहुत ज्यादा हो गई तो होगा क्या? थिक हो जाएगी। क्या बाहर से मटेरियल एक्सचेंज कर पाएगी वो? तो क्या कुछ टाइम बाद वो डेड हो जाएगी। बट क्या लिग्निन बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं होता है? होता है, बहुत लोग स्ट्रांग होता है। तो क्या ये जो लिग्निन है, क्या ये मैकेनिकल सपोर्ट देगा? क्लियर कट। क्या ये डेड होगा? क्या इसके अंदर न्यूक्लियस होगा? क्या इसके अंदर प्रोटोप्लाज्म होगा? क्या ये लिग्निफाइड सेल वॉल है इसकी? क्या पहले सेलुलोज थी? सेलुलोज तो अभी भी थोड़ी थोड़ी प्रेजेंट है, सेल वॉल ही है, वो भी डेड ही होती है, सेल वॉल तो डेड ही होती है, सर नो। बट इसमें क्या हो गया, अब लिग्निफाइड हो गई है। सेकेंडरी सेल वॉल किसकी बनी है इसकी?
लिग्निन की बनी है। क्वेश्चन आता है कि स्क्लेरेनकाइमा और कोलेनकाइमा में डिफरेंस क्या है, तो वो ये लिग्निफाइड है, वो पेक्टिनिफाइड है। उसके पास पेक्टिन प्रेजेंट है, इसके पास क्या प्रेजेंट है, वो लिविंग है, ये क्या है, डेड है। बट क्या उनमें दोनों में सिमिलरिटी है, यस। दोनों ही मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करवाते हैं, यस करवाते हैं। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। क्वेश्चन पता क्या आता है, स्क्लेरेनकाइमा इज सेम एज द फॉर्मर, स्क्लेरेनकाइमा शेयर द सेम फीचर विद द कोलेनकाइमा एज द फॉर्मर, डजंट हैव दिस, हैव दिस। और लैंग्वेज समझ नहीं आएगी भाई कौन सी शेक्सपियर की लैंग्वेज है, पढ़ के तो हम कंपेयर कर गए थे, ये मैकेनिकल है, ये मैकेनिकल नहीं है। इसने पूछ लिया एज द फॉर्मर एज द लेटर। क्वेश्चन देखिए क्लीन बोल्ड, आगे गूगली खेल गए, केएल राहुल बन गए, है ना। तो यहां पे क्या आया, अच्छा एक चीज और बोलता है, एक वर्ड बोलता है ऑब्लिटरेटेड ल्यूमन, उसका मतलब क्या है, ऑब्लिटरेटेड ल्यूमेन, ठीक है, या फिर कैविटी, नैरो कैविटी, या फिर नैरो ल्यूमेन, एक ही बात है। क्योंकि बाहर क्या बोलते हैं, बहुत ज्यादा क्या हो गई है, इसमें दो टाइप के होते हैं। ये वाला जो पहला मैंने बनाया है, ये क्या है, इलोंगेटेड यानी कि फाइबर है, ये स्क्लेरेनकाइमा फाइबर। तो पहला ये कौन सा आ गया, फाइबर्स। ये दूसरा कौन सा आ गया, स्क्लेरिड्स। अच्छा मेरे को ये बताओ, ये जो फाइबर्स हैं ये किस में मिलते हैं, जाइलम में, एंड अगर ये फ्लोएम में है तो उसका नाम मैं बास्ट फाइबर बोल सकता हूं, आप बताओ। ये सेकेंडरी फ्लोएम में होंगे, प्राइमरी फ्लोएम में कभी भी नहीं होते हैं। एनसीईआरटी मेंशन करती है इसको, प्राइमरी फ्लोएम में बास्ट फाइबर नहीं होते, डेड फाइबर नहीं होते, उसमें सारे लिविंग ही बनते हैं। प्राइमरी फ्लोएम में क्या बनते हैं, लिविंग, यानी कि अर्ली स्टेज में जो फ्लोएम होता है उसमें कभी बास्ट फाइबर नहीं होते। सेकेंडरी ग्रोथ में जो लेटरल ग्रोथ होती है उसकी, जब उस दौरान क्या बनता है, फ्लोएम बनता है, तो उसके अंदर क्या होते हैं, बास्ट फाइबर बनते हैं, बहुत स्ट्रांग होते हैं। इससे रस्सियां वगैरह बनाई जाती हैं, जूट की रस्सियां जो हैं, ठीक है, हाँ बिल्कुल। उसके क्या बोलते हैं, बैग बनाए जाते हैं, जूट बैग्स नहीं आते, देखा होगा आपने, बड़े बड़े क्या बोलते हैं जो मॉल्स में उसके बैग्स बिक रहे होते हैं, काफी महंगे होते हैं उसके, ठीक है, वो किसके बने होते हैं। और जाइलम के अंदर जाइलम स्क्लेरेनकाइमा और जाइलम स्क्लेरिड्स तो आपने सुना ही है, सॉरी स्क्लेरन वेसल्स एंड ट्रैकिड्स, तो वो किसके बने होते हैं, स्क्लेरेनकाइमा के बने होते हैं। किसके बने होते हैं, अब पता है वो क्वेश्चन तो कोई भी कर लेगा, बट क्वेश्चन पता है क्या आता है, वीवीआईपी स्क्लेरिड्स किस किस के अंदर प्रेजेंट होते हैं, सारा खेल यहां पे अटक जाता है। अच्छा सो कॉल्ड मटर तो छीला ही है आपने, मान के चलो क्या बोलते हैं, बढ़िया मटर छीले, ठीक है, 7-8 आप खा गए, एक मटर क्या बोलते हैं गिर के वो नीचे क्या बोलते हैं टेबल के साइड में चला गया, वो होता है कि नहीं होता। फिर उसको बेचारे को कोई नहीं देखता 10-15 दिन तक, वो ग्रीन से येलो हो जाता है, बिल्कुल हार्ड हो जाता है। फिर आपको देखता है 1 मिनट, उसको उठाओगे तो पत्थर बन जाएगा। क्या बन जाएगा, पत्थर। और किसी के सिर पे मारोगे तो बंदा बेहोश हो सकता है। आप गुलेल से क्या बोलते हैं, मटर का दाना मारोगे ना किसी के, तो बहुत गंदी चोट लगती है, बहुत हार्ड होता है उसका जो कोट होता है। लेग्यूम के कोट की बात करता है सबसे पहले वो, लेग्यूम कोट या लेग्यूम सीड कोट। अच्छा चीकू खाया है, अरे अपने विराट कोहली, उसका नाम उसके टीम के अंदर का नाम क्या है, चीकू, क्योंकि बहुत अर्ली स्टेज में आ गया था वो। तो उस टाइम सचिन तेंदुलकर और सौरव गांगुली उस टाइम पे हुआ करते थे, तो एक छोटा सा बच्चा था उस टाइम, तो उसका नाम क्या रख दिया बेचारे का नाम, चीकू। और चीकू के इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सपोटा। और चीकू की खासियत पता है क्या है, चीकू पता नहीं कैसी चीज है, चीकू बिल्कुल एक वियर्ड चीज है, वियर्ड फ्रूट है। आप लेके जाओगे, जैसे फॉर एग्जाम्पल थोड़ा सा पका लेके आए, तो आपने घर पे रख दिया, अगले दिन ही खराब हो जाएगा। और अगर आपने ग्रीन उठा के लेके आए, वो पड़ा ही रहेगा, सही वही नहीं होगा वो, आप वेट करते रहोगे, अब तो पक जाएगा, अब तो पकेगा। चीकू कहता मैं तो नहीं पकूंगा। फिर आप कच्चा खाने की ट्राई करते हो उसको, कच्चा नंबर 1 तो बहुत कड़वा होता है और वो इतना हार्ड होता है, किसकी वजह से होता है वो, तो उसका जो फ्रूट के अंदर क्या बोलते हैं जो होता है पल्प होता है, वो स्क्लेरिड्स होते हैं उसमें, क्या होते हैं उसमें, स्पोटा। और सिर्फ स्पोटा नहीं, आप नाशपाती देख लो,
अमरूद, अच्छा अमरूद की खासियत है, दो टाइप के अमरूद आते हैं मार्केट में, एक होते हैं येलो कलर के सॉफ्ट होते हैं, या फिर येलो के अंदर क्या बोलते हैं, क्या होता है, रेड पल्प होता है, वो बढ़िया होता है, कोई दिक्कत नहीं। एक आते हैं ग्रीन, वो ग्रीन खाने की टेक्निक होती है, अगर आपने चाकू से काटने की कोशिश करोगे तो नहीं कटेगा वो। फिर आपके पास एक टेक्निक होती है, आपने क्या किया, ऊपर ऊपर से खाना शुरू किया, तो छील छील के खाते हो ऐसे घुमा के, ये ले, फिर दूसरा राउंड मारते हो, ये लो। खाते हो नहीं खाते हो? आपको पता है कि उसके अंदर स्क्लेरिड्स हैं? नहीं पता था, रटा मारा था, निमोनिक्स बनाए थे उसके। अरे खाते हुए देख लो भाई। स्क्लेरिड्स का एग्जांपल बताता हूं मैं, आप कच्चे अमरूद को लो और उसके ऊपर जोर से दांत मारो, क्या अमरूद टूटेगा? तो क्या टूटेगा? सोचो, इतने स्ट्रांग होते हैं, किसकी वजह से होते हैं वो? तो लिख लो इसमें, गुआवा फ्रूट पल्प ऑफ नाशपाती, पियर, लिखा तो हुआ है एनसीईआरटी ने। अच्छा बादाम खाए, अखरोट भी खाए होंगे। अच्छा गलती से अखरोट कागजी अखरोट ना हुए, दूसरे अखरोट हुए तोड़ने वाले, तो आप कैसे तोड़ते उसको? दरवाजे में डाल के, ये निंजा टेक्निक। और कई केस में तो दरवाजों के हिंज टूट जाते हैं, और उसका क्या बोलते हैं, फ्रूट कोट बोल रहा होता है, ऐसे कैसे? देखा, आ गया स्वाद। होता कि नहीं होता? कई हाथ से पैर से वो तोड़ रहे होते हैं, बहुत बुरे हाल से, मतलब उससे जितनी एनर्जी मिलनी है वो पता नहीं, उससे पहले इन्वेस्ट कर देते हो। यस और नो? वो किस वजह से होता है? अच्छा बादाम के सीड कोट में मिलते हैं या बादाम के फ्रूट कोट में मिलते हैं? गलत, सीड कोट में मिलता, बादाम ही नहीं खा सकते आप। फ्रूट वॉल है, यहां पे गड़बड़ करूंगा आपसे, फ्रूट वॉल ऑफ नट्स। मूंगफली खाई है? अच्छा मूंगफली भी नट्स ही होती है एक टाइप की। अब मेरे को ये बताओ, उसके सीड हार्ड होते हैं, तो सीड कोट में है या मूंगफली के छिलके में स्क्लेरिड्स हैं? वो फ्रूट वॉल होती है, वो क्या होती है? फ्रूट वॉल। ठीक है, तो फ्रूट वॉल ऑफ व्हाट? नट्स। सीड कोट नहीं, सीड कोट होता फिर तो आप कभी खा ही नहीं पाओगे बादाम ये सब। और फिर इसके बाद अच्छा चाय पिए कभी? अच्छा ग्रीन टी पिए कभी? ग्रीन टी से मेरे को पता क्या आता है, अगर मेहमान ज्यादा बार बार आ रहे हैं तो ग्रीन टी दे दो उनको, आना बंद हो जाएंगे वो, कि दूध है नहीं भाई हमारे यहाँ पे। अच्छा दूध की बच गया, दूध भी बच गया, नहीं नहीं ब्लैक टी में तो कहेंगे कि दूध मन कर जाएगा उनको, ग्रीन टी दो उनको, वो भी बिना हनी डाले, सीधा क्या बोलते हैं, और वो कांच के गिलास में हेल्दी, जैसे वो कौन वो ऐड देती है उसकी, हाँ 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 वही वही है ना, उसके चक्कर में क्या बोलते हैं, मैंने 3-4 बार लिया पर मैंने कहा असर नहीं हो रहा, चलो कोई बात नहीं छोड़ रहे हैं हम, इंटरमीडिएट फास्टिंग ठीक है। वैसे बढ़िया होती है वो, वाकई मेटाबॉलिज्म को बहुत हाई करती है, क्योंकि इसके अंदर क्या बोलते हैं, कैटेचिन, एपिकैटेचिन्स और थीन होता है। क्या होता है? थीन, कैफीन नहीं, कैफीन कम होता है उसमें। ग्रीन जो उसकी ना चाय पत्ती की जो वो होती है ना, ग्रीन लीव्स होती हैं जो, ब्लैक नहीं, वो तो फर्मेंटेड होती है, उसको आप उठाओगे ना, आप उसको चर्न आउट नहीं कर सकते, आपके दांतों के ऐसा लग रहा है पत्थर आ गए जैसे, उसकी लीव्स में ऐसा होता है। इसकी वजह से उसको प्रोसेस करना पड़ता है लीफ को, नहीं तो फिर बड़ा आसानी से बॉयल करनी पड़ती है अपने को ग्रीन लीव्स, वो बहुत स्ट्रांगली बॉयल करनी पड़ती है, तब जाके क्या बोलते हैं कुछ टेस्ट आ पाता है, नहीं तो क्या बोलते हैं गर्म पानी में नॉर्मल डालते रहोगे कुछ हुआ ही नहीं है, बहुत आपको गर्म पानी करना पड़ता है, बिल्कुल हॉट बॉइल्ड, तब जाके क्या बोलते हैं उसमें आप डिप कर देते हो। तो वो डिप टी को क्या बोलते, थोड़ा सा बाहर निकाल के देखो, वो क्या बोलते हैं उसकी पत्तियों को थोड़ा सा नीचे चबा के देखो, आपको ऐसा लगेगा कि पत्थर चल रहे हैं जैसे, मिट्टी खा ली हो जैसे, वो किसकी वजह से होता है? तो लीव्स ऑफ, तो क्या ये पीवाईक्यूज में आए हैं या नहीं आए, या मैं ही बोल रहा हूं? खत्म। अब आ गया जाइलम एंड फ्लोएम। नहीं नहीं ये कुछ नहीं है, नहीं छोड़ा जाएगा आपको। ये हो गया जी हमारा जाइलम, और ये हो गया, लो भाई चैप्टर खत्म है, ये जाइलम हो गया, ये हो गया फ्लोएम, खत्म। ऐसे कैसे? अब इसमें ना
एक होती है एंड टू एंड ज्वाइनिंग, जैसे पाइप के साथ पाइप जोड़ दियो, जैसे पाइप के साथ पाइप जोड़ दी, और इसका डायमीटर होता है बहुत ज्यादा, और इसी के साथ एक इसमें ना निडल शेप होती है। अच्छा, वो ये एंड टू एंड ज्वाइनिंग है या लेटरल ज्वाइंट है? साइड से जुड़ी हुई है ऐसे करके, है ना? तो ये इसके साथ एक और होता है, बहुत स्ट्रॉन्ग फाइबर्स होते हैं इसी के साथ। तो कौन से होते हैं फाइबर्स, वो बताओ? जाइलम फाइबर्स। और बड़ा ही सॉफ्ट इसके साथ क्या होता है ऐसे करके, जाइलम पेरेन्काइम। यस और नो? जाइलम पेरेन्काइम। तो मैंने ये ग्रीन में क्यों बनाया है? तो मैंने इसलिए रिप्रेजेंट करने के लिए बनाया कि ये क्या है, लिविंग, जो कि रेडियल कंडक्शन ऑफ वाटर में करता है। ये इधर भी कर सकता है और इधर भी कर सकता है। समझ में आया कि नहीं है? ये इधर से पानी लेके इधर से क्या बोलते हैं, ट्रांसपोर्ट कर सकता है। रेडियल कंडक्शन यानी कि लेटरल कंडक्शन करता है उसको। समझ में आया? फिर उसके बाद है जो ऊपर से नीचे पानी को लेके जाता है, मेनली कौन है? वेसल्स। वेसल का मतलब होता है पाइप। वेसल का मतलब क्या होता है? पाइप। सुन लो भाई, बात मत करो। इसकी सुन लो भाई बात कोई यार, कोई माइक वाइक है तो दे दे। ये ले ले भाई, ये ले, अच्छा ये माइक दे देता हूं, तो सुन लो भाई उसको। कोई यार सुन नहीं रहा है, इलेक्शन में खड़ा होना कोशिश कर रहा है बेचारा वो। सुन लिया करो थोड़ा सा यार, क्लास के बाहर भी सुन लिया करो इसकी, जो ये क्लास के अंदर बोल रहा है बेचारे को बोलना पड़ रहा है क्लास के अंदर। थोड़ा सुन लिया करो, ऐसे बेइज्जती नहीं करते क्लास के बाहर, ठीक है? सुन लिया करो सो दैट कि वो यहाँ पे बेचारा दूसरों को डिस्टर्ब ना करे, है ना? अच्छा मेरे को ये बताओ, इसमें जो ल्यूमेन, जो नैरो ल्यूमेन किसकी होनी चाहिए ज्यादा? ट्रैकीड की होती है। इसकी क्या होती है? वाइड ल्यूमेन होती है। ये तीनों डेड हैं, ये तीनों तीनों क्या है? डेड। चाहे उसमें वो ट्रैकीड्स हो चाहे वेसल्स हो, ठीक है? और फाइबर्स। पेरेन्काइमा क्या है? उसमें लिविंग है। मैकेनिकल सपोर्ट कौन देता है? सो दैट कि ये वेसल्स टूट ना जाए। अगर किसी ने क्या वो झटका दे दिया, हो सकता है टूट जाए, तो उसके अराउंड पूरी पूरी प्रोटेक्शन कौन बनाता है? फाइबर्स। अच्छा, पानी इधर ले जाने के लिए क्या करता है? पेरेन्काइमा। अच्छा, बिल्कुल ऊपर तक पानी ले जाने के लिए क्या करता है? वेसल्स का एक नुकसान है कि इसके अंदर एयर बबल होकर ये पूरा वाटर कॉलम टूट सकता है, बट इसके अंदर कभी नहीं टूट सकता क्योंकि इसकी कैविटी क्या होती है? बहुत पतली होती है। तो ये काइंड ऑफ क्या बोलते हैं, जो कोहेजन और जो इसका जो फोर्स होता है, स्पीड स्लो होती है, स्पीड स्लो होती है। इसके अंदर स्पीड स्लो होती है बट चल धीरे चल रहा होता है। जिम्नोस्पर्म्स में ट्रैकीड्स होते हैं, टेरिडोफाइट्स में ट्रैकीड्स होते हैं, बट वेसल्स ओनली प्रेजेंट इन फ्लावरिंग प्लांट्स। क्या ये एनसीईआरटी मेंशन करती है? ओनली इन फ्लावरिंग प्लांट। और क्या इसको मैं पीवाईक्यूज में देख सकते हैं? इसको हम देखा भी होगा। वेसल्स ओनली प्रेजेंट इन फ्लावरिंग प्लांट, ठीक है? समझ में आया? टफ था क्या? डेड होती है, लिग्निफाइड होती हैं, ये तीनों लिग्निफाइड होते हैं, ये लिविंग होती हैं। ये पेरेन्काइमा फूड स्टोरेज और फूड सिंथेसिस में भी हेल्प कर सकता है, कई बार फूड स्टोरेज ज़्यादा करता है। समझ में आया? इनमें किसी में प्रोटोप्लाज्म होता नहीं है, डेड होते हैं, न्यूक्लिएटेड नहीं होती हैं। ये पूछा जाता है। सेल वॉल इज प्रेजेंट, क्या बोलते हैं? सेल वॉल इज कंपोज्ड ऑफ दिस दिस दिस। जो डायमीटर है वो वेसल का ज़्यादा है, ट्रैकीड का क्या है? कम है। ट्रैकीड एंड टू एंड ज्वाइन नहीं है। एंड टू एंड ज्वाइन कौन है? तो इनकी कॉमन वॉल होती है। इनकी क्या होती है? कॉमन होती है। ये साइड में किससे जुड़ी होती है? पिट्स से जुड़ी होती है। इसके अंदर पिट्स होते हैं, गड्ढे होते हैं, पिट्स। अब एंड टू एंड ज्वाइनिंग के बीच में क्या बोलते हैं? वो गड्ढे होते हैं, वो प्लाज्मोडेस्माटा टाइप के। इससे क्या होता है? पानी ऐसे जाएगा, फिर ऐसे जाएगा, फिर ऐसे जिग जैग चलता है पानी, सीधा नहीं चलता। बल्क फ्लो में ज्यादा स्पीड किसकी होगी? वेसल की होगी। खत्म। कितना टफ हुआ भाई। एक ऑब्जर्वेशन तो करनी है। अब फ्लोएम जो क्या है वो किसका बनता है? वो तीन तो उसके सॉफ्ट पार्ट होते हैं। कौन कौन से होते हैं?
छलनी देखी, छलनी, ठीक है। अगर इस वाले पार्ट को मैं ना इस वाले पार्ट को देखें तो इसमें क्या होता है, ऐसे करके पोर्स होते हैं। क्या होते हैं? पोर्स। एंड टू एंड ज्वाइन होती है, पोर्स होते हैं। तो सीव्स बोलते हैं, सीव प्लेट बोलते हैं उसको हम। क्या बोल दिया उसको हमने? प्लेट। और ये क्या है? सीव ट्यूब एलिमेंट। और सीव ट्यूब एलिमेंट से पूरी की पूरी क्या बनती है एक्चुअल में? सीव ट्यूब बनती है पूरी की पूरी। क्या बनती है? सीव ट्यूब बनती है। एक सिंगल मेंबर को मैंने क्या बोल दिया? सीव ट्यूब एलिमेंट। अब सेल नहीं है ना ये। सेल क्यों नहीं है ये? क्योंकि सेल आपस में जुड़ गई हैं। समझ में आया? और ये लिविंग है, और ये क्या है? लिविंग है। और इसके साथ एक और इसकी मित्र होती है। इसकी मित्र होती है। हर एक क्या बोलते हैं उसके साथ क्या होती है? एक मित्र होती है। जो कंपेनियन का मतलब क्या होता है? भाई ये मेरा कंपेनियन है, ये मेरा कंपेनियन है, इसकी कंपेनियन होती है। हर एक सेल की अपनी एक कंपेनियन होती है। समझ में आया? तो उसको मैंने क्या बोल दिया? कंपेनियन सेल बोल दिया। ये न्यूक्लिएटेड होती है और ये क्या होती है? नॉन न्यूक्लिएटेड। तो सारे फंक्शन कौन संभालेगी? कंपेनियन। मास्टर सेल कौन सी है? ट्रांसपोर्ट में कौन हेल्प करता है? सीव ट्यूब। बट ट्रांसपोर्ट किस तरफ होना है, डायरेक्शन, ये कौन डिसाइड करता है? क्योंकि एनसीईआरटी बोल रही है कि उसका क्या बोलते हैं, जो ग्रेडियंट है, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है, जो प्रेशर ग्रेडियंट है, वो डिसाइड कौन करता है? एनसीईआरटी मेंशन कर रही है। तो प्रेशर जैसे ज्यादा है तो फ्लो करवा देगा। डिसाइड कौन करेगा? डायरेक्शन। बाई डायरेक्शन है ना वो, उसको पता नहीं है सीव ट्यूब को मेरे किधर क्या पहुंचाना है। ये डिसाइड कौन करेगा? कंपेनियन करती है। वेल कोऑर्डिनेटेड है प्लांट। जन्म जन्मांतर से क्या बोलते हैं? प्लांट है। एनिमल आए और चले गए, प्लांट वही है। समझ में? अब इसके साथ भी भाई कोई मित्र तो होना चाहिए। वही कौन से वाला? फ्लोएम पैरेन्काइमा। कौन सा? ये हो गया फ्लोएम पैरेन्काइमा। अब फिर से क्या बोलते हैं हमारा? वही, ठीक है। यहां पे बास्ट फाइबर यानी कि फ्लोएम फाइबर्स आते हैं ओनली इन सेकेंडरी फ्लोएम। ठीक है। इस फाइबर को मैंने क्या बोल दिया? एनसीईआरटी में मेंशन करती है इसमें कि ये फाइबर क्या बोलते हैं? कमर्शियली वैल्यू होती है इनकी। क्या होती है इनकी? आप देख सकते हो, फ्लेक्स, ठीक है, हेम। देखो एनसीईआरटी मेंशन करती है। मेरी क्यों मान रहे हो? अभी टाइम है हमारे पास। आपको मैंने बताया था कि 4:10 तक तो हमारी क्लास रहेगी ही रहेगी। अरे मैंने बताया था, आपने सुना नहीं होगा शायद। वो यहीं तक रहेगी थी आवाज मेरी, यहां तक, इस एरिया तक रहेगी थी। वो मैंने इंफ्रासोनिक वेव्स में बताया था आपको। पहुंची नहीं तो अब क्या करें, मजबूरी है। अब तो फिर जो है सो है, अब तो उसकी देखना ही पड़ेगा। ये तो होगी, फाइबर्स खत्म हो गए, टफ थे ये। लिविंग कौन कौन है इसमें? फ्लोएम में 3 लिविंग है, 1 डेड है। इधर उल्टा सिनेरियो है, 3 डेड 1 लिविंग। दोनों में कॉमन क्या है? पैरेन्काइमा। समझ में आया? यस और नो? एक और कॉमन है बट वो सेकेंडरी उस वाले में। उसमें फाइबर्स आते हैं, इसमें फाइबर्स पहले से प्रेजेंट होते हैं, प्राइमरी में प्रेजेंट होते हैं, उसमें सेकेंडरी वाले में आ जाते हैं। अब इनकी डायरेक्शन आ जाती है। अच्छा मेरे को ये बताओ, ये मान के चलो क्या बोलते हैं, प्लांट है, उसका मैंने टीएस किया स्टेम का। अगर अच्छा, रेडियस पता है क्या होती है? रेडियस पता है क्या होती है? अगर यहां सेंटर पॉइंट से अगर मैं क्या निकालता हूं, ऐसा करके एक एरो निकालता हूं रेडियल डायरेक्शन में, यस और नो? तो ये तो एक चीज क्लियर है, वेस्कुलर बंडल की जो अरेंजमेंट है वो क्या है? रेडियल है।
वेस्कुलर बंडल की अरेंजमेंट क्या है? रेडियल। बट अगर बाहर की तरफ क्या हो गए? फ्लोएम हो गए। बाहर की तरफ क्या हो गए? फ्लोएम हो गया। और अंदर की तरफ क्या हो गए? जाइलम हो गया। तो आप मेरे को ये बताओ, क्या ये सेम रेडियस में आते हैं? क्या ये सेम रेडियस में आते हैं? अगर मैंने एक रेडियस यहां पे ले ली तो पहले कौन सा जाएगा? जाइलम, फिर कौन आएगा? फ्लोएम। तो इस टाइप के वेस्कुलर बंडल को मैं क्या बोलता हूं? रेडियल अल्टरनेटिव नहीं, रेडियल कॉन्जॉइंट। और ये साथ में ही है, सेम रेडियस में है, इस वजह से मैंने क्या बोल दिया? इसको कॉन्जॉइंट बोल दिया। अब यहां पे अगर यहां पे कैम्बियम प्रेजेंट है, इफ प्रेजेंट, उसको हम बोलेंगे ओपन फॉर सेकेंडरी ग्रोथ। तो किस में होना चाहिए? वेस्कुलर कैम्बियम, यानी कि रेडियल कॉन्जॉइंट ओपन किस में होंगे? डाइकॉट में या मोनोकॉट में? किस में होंगे? डाइकॉट में होंगे। डाइकॉट स्टेम में होते हैं। किस में होते हैं? डाइकॉट। तो आपने देखा भी होगा डाइकॉट स्टेम में क्या बोलते हैं, वो ऐसे बोलता है, यस और नो? और क्या प्रेजेंट होती है ऐसे करके उसमें? इंट्राफेसिकुलर। और बाद में पूरी क्या बन जाती है? रिंग बन जाती है ऐसे करके। तो रेडियस में क्या बोलते हैं अगर आप देखोगे तो रेडियल कॉन्जॉइंट ओपन टाइप के वेस्कुलर बंडल किसमें मिलते हैं? किसमें मिलते हैं? डाइकॉट स्टेम में। अगर वेस्कुलर कैम्बियम एब्सेंट है, अगर वेस्कुलर कैम्बियम एब्सेंट है, तो मैं क्या बोलूंगा उसको? तो क्लोज्ड फॉर सेकेंडरी ग्रोथ। तो एग्जांपल क्या है इसका? मोनोकॉट स्टेम। मोनोकॉट स्टेम। स्टेम में चाहे कोई भी वेस्कुलर बंडल हो, स्टेम में चाहे कोई वेस्कुलर बंडल हो, वो कॉन्जॉइंट होता है, अल्टरनेट नहीं होता। वो क्या होता है? कॉन्जॉइंट होता है, अल्टरनेट नहीं होता। अगर मैं सेम चीज को, ये मोस्टली आपको देखने में मिल जाएगा स्टेम में। स्टेम में क्या बोलते हैं, चाहे वो डाइकॉट स्टेम हो चाहे वो मोनोकॉट स्टेम हो। समझ में आया? उसकी डायरेक्शन से रहेगी, बाहर की तरफ फ्लोएम, अंदर की तरफ जाइलम। ऑलवेज देख लो, आप मेंशन कर रहा है कि नहीं कर रहा, देख लो तो चल जाएगा। कॉन्जॉइंट ओपन, कॉन्जॉइंट क्लोज। समझ में आया? फिर रूट की बात करता है, रूट में थैंक यू नहीं, वो क्या कहता है कि इधर की तरफ क्या है? जाइलम है, ठीक है। फिर ये इधर की तरफ क्या जाएगा? बीच में क्या जाएगा? फ्लोएम। फिर क्या जाएगा? जाइलम, फिर फ्लोएम, फिर जाइलम। तो जाइलम हो गया, फ्लोएम, फ्लोएम, ठीक है। तो जाइलम और ये क्या जाएगा? अगर मैं सेंटर से एक क्या निकालता हूं, रेडियस जा रही है, तो आप बताओ जाइलम और फ्लोएम दोनों साथ में आते हैं? क्या आ रहे हैं? जाइलम अलग है और फ्लोएम अलग है। तो इसको मैं क्या क्या बोलूंगा? रेडियल अल्टरनेट टाइप ऑफ वेस्कुलर बंडल्स। ओनली रूट्स, ओनली इन रूट। अब चाहे वो मोनोकॉट हो चाहे वो, देख लो चाहे आप, है कि नहीं? पर हमें तो रट्टा मारना है, रूट को अलग रखा है हमने, स्टेम को अलग रखा है। हो गया। अब बताओ इसके बीच में जो पाया जाने वाला टिश्यू है, ये कौन सा टिश्यू है? पेरेन्काइमेटोस है। कौन सा है? क्या उसको मैं कंजक्टिव टिश्यू बोल सकता हूं? लिखा हुआ है क्या पीवाई क्यूज में 2021 में इसका क्वेश्चन नहीं आया था? आप बताओ मेरे को, क्या 2021 में ये क्वेश्चन नहीं आया था? या पीवाई को देखा नहीं? देख लेना, पीवाई क्यूज में आपको ये देखने को मिल जाएगा। हो गया। अब बस एक चीज और रहेगी,
ठीक है।